जय हिंद सभी बच्चों को वेलकम बैक। स्वागत है आज की इस प्यारे से सेशन में। और लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फर्स्ट क्लास, और आज उसकी सेकंड नंबर की क्लास है, दूसरे नंबर वाला पार्ट है। और आज लगभग लगभग इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देना है। तो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी चैप्टरों में पाया जाता है, आपको कहीं पर भी देखोगे इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। तो जरूर ध्यान रखना, इसका मेन मतलब इंपॉर्टेंस ही है इस चैप्टर की, और लिमिटेड मतलब आप इसको मतलब ऑन द स्पॉट क्लास में याद रख सकते हो। ठीक है, आज की इस क्लास में इसमें क्या सीखेंगे? आज की इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यूज पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, वो काम क्या आती है, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन आता है इससे। इसलिए आपको कुछ चीजें मैं जो बताता हूँ उनको अच्छे से आपको याद रखना। एक वेवलेंथ को लेकर क्वेश्चन आता है, तरंग दैर्ध्य को लेकर, वो भी आपको कुछ डाटा फिक्स रखना पड़ेगा, जिसका मतलब फिक्स हर एग्जाम में एनडीएफ एनटीए में सब में ये क्वेश्चन उठाता है कि लेमडा इतना है, बताओ वो कौन सी वेव है। तो वेवलेंथ के आधार पर किसी वेव को आइडेंटिफाई करना। क्लियर? थोड़ा ध्यान रखो बेटा, तबीयत तबीयत का रोबिन। और जो मैंने प्लान बताया था वो सारे बच्चों के लिए सेटिस्फाइड है? तो आप लोगों के लिए मैंने वो शेड्यूल मतलब अच्छे से तैयार कर दिया है, अब बस उसको फॉलो करना है एग्जाम तक कंटिन्यू। और उसमें कहना है कि वो एक जीत का जज्बा होना चाहिए उसके अंदर। जब तक वो प्लान नहीं होगा, कहते हैं कि किसी भी युद्ध की रण मतलब जीतने से पहले उसकी रणनीति प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर अपन कर नहीं पाएंगे। तो आपको पहले रणनीति दे दी है, अब उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे तो अपन मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। राइट है चीजें? तो ये ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट, जितने भी बच्चे हैं फटाफट फटाफट पहुंच जाया करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट वन। पार्ट टू के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कैसी, कौन मतलब कौन कौन सी होती है। तो ये तो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल 7 होती है। अब याद रखना सबसे बड़ी चीज है कि इसको जैसे भी तुम्हें याद रख सकते हो उस जुगाड़ से याद रखिएगा। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि मैं जो आप लोगों, और हाँ ध्यान रखना यूट्यूब पे जो क्लास है, अब मैंने आपका जो शेड्यूल दिया है आप गौर करके देखना, आपके चैप्टर वाइज दिए है, आपके जो चैप्टर हो चुके हैं उस हिसाब से, और वो आगे आगे हो जाएगा और वो पीछे पीछे चलता रहेगा। राइट है? तो शेड्यूल बना के दिया आपको परफेक्ट, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। चलो, तो एक एक्सयूवी गाड़ी का नाम सुना है तुमने? एक्सयूवी, बड़े होके गाड़ी लाओगे, कौन सी लाओगे? सर एक्सयूवी लाएंगे। कौन सी गाड़ी लाओगे? एक्सयूवी। ठीक है, स्पोर्ट्स गाड़ी आती है ना, एक्सयूवी। तो गाड़ी एक्सयूवी बड़े होने के बाद में लाओगे, फिर लिखोगे गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। इन माई रेंज। सर ये क्या लिखा? पढ़िए इसको, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। पढ़ो मेरे साथ फटाफट, इसको याद करो। एक्सयूवी, ओके, हाँ बिल्कुल पूरा पूरा 100% देना उसके अंदर। पढ़ो मेरे साथ, इसको ऑन द स्पॉट याद करो। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, क्या है ये? अच्छा, बीएमडब्ल्यू के सपने देख रहे हो, वेरी गुड। लेमरगानी बीएमडब्ल्यू सपने तो देखने चाहिए भाई, सपने नहीं देखेंगे तो फिर अल्टो आ जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो उसको तो नहीं लाना है। राइट है, सपने बड़े देखेंगे तो आएगा। फिलहाल देखना, गाड़ी से याद रखना जी फॉर गाड़ी, गाड़ी से याद रखना जी फॉर गामा, मतलब गामा रे, याद रहेगा। और एक्स को बताने की जरूरत नहीं है, एक्स रे, एक्स तरंग। थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना बेटा इसमें। और यू का मतलब अल्ट्रा वोलेट। ठीक है, अल्ट्रा वोलेट, अल्ट्रा वोलेट याद रह जाएगा। पराबैंगनी, पराबैंगनी। और ये थोड़ा सा जगह, देखो नीचे लिख दो, यहाँ यही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी फॉर विजिबल। विजिबल मतलब दर से प्रकाश। अब आ गया होगा समझ में क्या लिखा था मैंने? बोलो, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गामा एक्स अल्ट्रावायलेट विजिबल रही है। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट वन की, ठीक है, तो चलो इसको तो मैं इसी से लिख देता हूं। फिर इनसे क्या बना? इनसे इंफ्रारेड बना। मैं इंग्लिश में क्यों लिखा बेटा, हिंदी इंग्लिश में मतलब इंग्लिश वर्ड से क्यों याद करा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों नाम आते हैं, इंफ्रारेड भी आता है, आईआर तरंग भी आती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इंफ्रारेड का मतलब अवरक्त।
आज इनका देखो अच्छे से समझाता हूँ, ढंग से पकड़ना, क्लास में याद करके जाना इसको। और माइक का मतलब माइक्रो, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है एग्जाम में, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें। माइक्रोवेव, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड तो है ही उसका, तो हिंदी में वो चेंज वैसा का वैसे माइक्रो भी लिख देता है, ठीक है, माइक्रो माइक्रो। तो ये सूक्ष्म तरंग होती है। और लास्ट आर फॉर रेडियो, मतलब रेडियो तरंग। तो बताओ, पहले चीज तो ये याद रहेगा सबको कि हाँ सर ये चीज तो याद रहेगा, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, बोलो मेरे साथ, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। पढ़ो इसको, याद रह जाएगा, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है, सिस्टम से याद रखना है, ऐसे तो सातों तो सबको याद रहती है, सेवन की सेवन है, लेकिन थोड़ा जुगाड़ से, मतलब सिस्टमेटिक याद रखना है, राइट है। अब सबसे बड़ी चीज खासियत क्या रखना है सभी सेरा, ये याद रखना कि जो उधर वाली है ना रेडियो फेडियो, उसका लेमडा बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको लेमडा का मतलब समझे क्या होता है? लेमडा का मतलब ये होता है, ये वाला, ये पूरी रेंज एक लेमडा, और ये इसका देखो छोटा सा लेमडा। अगर आपको मार्केट में भेजना, जैसे एक मार्केट में जाना है और अपन को मम्मी कह दिया जाए सब्जी लेके आओ, एक 2 महीने का बच्चा है, बहुत छोटा हो गया, 2 साल का बच्चा है, अभी भी छोटा हो गया, 4 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है, और एक 20 साल का बच्चा है, राइट। तो मार्केट जाना है उसको, तो जाहिर सी बात है कि जो 2 साल वाला 4 साल वाला बच्चा है उसको जाएगा तो वो कैसे कदम रखते हुए जाएगा, राइट। तो मतलब पहुंचेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं गामा रे। क्या बोलते हैं? नजर रखना, गामा रे। हाँ, स्पीड अच्छी खासी है लेकिन कदम छोटे छोटे रखेगा। और रेडियो तरंग का क्या होता है, सीधा रेल, मतलब सब्जी मंडी में एक पहला पैर सीधा सब्जी मंडी में 10, मतलब ये कहते हैं 10 किलोमीटर से 10,000, मतलब ये होती है इसकी रेंज 10 की पावर मीटर, मतलब 10 किलोमीटर तक का पैर रख सकता है ये, मतलब सीधा वहां पर, मतलब सब्जी मंडी में सीधा पैर वहीं पर, वहीं से सीधा इधर, मतलब लेमडा बहुत ज्यादा है। तो इसका लेमडा बहुत ज्यादा है, तो ये रेडियो वेव्स है। तो लेमडा, ये दिमाग बैठाओ कि सबसे ज्यादा लेमडा किसका होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, रेडियो का। इसलिए लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में किसको काम में लेते हैं, रेडियो वेव्स को काम में लेते हैं। इसलिए टीवी, मोबाइल, रडार सडार, इंटरनेट, मोबाइल में जो भी डाटा है सब इसलिए चलाता है, रेडियो चलाता है, राइट है। तो ये रेडियो वेव्स होती है, मोस्टली रेडियो सबसे ज्यादा यूज आती है। आज की क्लास में एप्लीकेशन पढ़ना है और इतने यूज बताऊंगा, कम से कम ये मान के चलिए 60-70 एप्लीकेशन बताऊंगा, तो बता ये आएगा कोई सा, ऊपर के 4 पड़ जाते हैं बच्चे, इसलिए वो एग्जामिनर फिर ध्यान रखता है। तो ऊपर ऊपर से काम नहीं, पूरा सुनना मेरी बात को, ठीक है। सबके 8-8 10-10 एग्जाम्पल बताऊंगा, सबको अच्छे से याद रखना। सबसे पहले रेडियो की बात करते हैं। पैर बहुत बड़ा होता है, इसका पैर बहुत छोटा था। हाँ, कॉमन चीज क्या है, स्पीड बराबर है दोनों के पास, स्पीड वही है, 3 × 10 की पावर 8, यही स्पीड इसकी और यही स्पीड इसकी है, इसकी भी स्पीड वही है गामा की। तो एक चीज इसमें प्रॉपर्टी सेम होती है बेटा, स्पीड दोनों की, मतलब दोनों के सभी की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। याद रहेगा जुगाड़? आइए, तो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना कि वो लेमडा के आधार पर सबसे ज्यादा है। तो कैसे याद रखें इसको थोड़ा, तो बताओ, थोड़ा मैं इधर चिन्ह कर देता हूँ। नहीं, इधर देखो, एक जुगाड़ याद रखना, और उससे आपको अगर याद रह जाता है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा वो बैठ जाएगा तालमेल। देखो इधर, मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, इधर की तरफ आप, कॉपी में ऐसे ही बनाना था कि याद रह जाइए। आ जाओ इसको। अगर आप उधर की तरफ जा रहे हैं, रेडियो की तरफ जा रहे हैं, तो आपका लेमडा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी फिर घटेगी, और फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी होती है ई बराबर एच म्यू, याद है, एच म्यू। म्यू को एफ लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अगर ये डाउन आ गया तो ई बी क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, तो ई बराबर एच म्यू। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख रहा हूं, समझ आना, एनर्जी भी डाउन आ जाएगी, राइट है। तो आपसे पूछे कि अब इसमें एक क्वेश्चन देगा घुमा फिरा के, वो उलझना नहीं है आप लोगों को, रेडी। इसमें सबसे ज्यादा लेमडा वो रखता है जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होता है, तो सभी से एरिया रखना, इसका लेमडा सबसे ज्यादा होता है, लेमडा मैक्स। तो फिर इसका जाहिर सी बात है लेमडा मिनिमम होता है। बस एक याद कर लो, और एक जिसको याद रहेगा, हाँ मंडे से बेटा, ठीक है, ये नजर रखना, उधर का खेल सारा बच्चे याद रखना। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी एक को तो आपको पकड़ना पड़ेगा। सीरियल नहीं बदलनी है इसकी, सीरियल नहीं बदलती है, राइट है, सीरियल को नहीं बदलना आपको, नंबर 1 पर कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, ये ध्यान रखना है। तो एक चीज आप लेमडा पकड़ लो, एफ और ई उल्टा कर दो, राइट है। तो आपसे आपको कोई मिक्स करके दे दे, तो एक क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ आएगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसका ज्यादा किसका कम, चाहे वो लेमडा आ जाए, चाहे एफ आ जाए, फ्रीक्वेंसी आवर्ती आ जाए, या एनर्जी आ जाए। बताओ कर लोगे ये वाली चीजें? और एनर्जी सबसे ज्यादा पूछता है, वो फ्रीक्वेंसी से है। तो बताओ एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है,
कि सर एनर्जी किसके पास ज्यादा है, इसके इसके पास बताओ, ये लेमडा सबसे ज्यादा है तो पक्का है इसके पास फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इसके पास आवर्ती जो है वो सबसे कम है, मिनिमम है, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लगा तो इसके पास ये मैक्सिमम है। और जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसलिए गामा किरणों की पेनिट्रेशन पावर, याद है, भेदन क्षमता ज्यादा होती है गामा रे की, राइट है, ये ध्यान रखना। और इसकी एनर्जी मिनिमम होती है। तो मेरे सभी इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो पहला ब्लॉक ये हो गया। एक आपको बीच में एक और वो डाल दे विगब्योर वाला, कलर वाला, तो ये जो विगब्योर है वो विगब्योर इसमें बटा हुआ है, ये भी आप देखना, विगब्योर वाला खेल, राइट है। और इसी सीरीज में आप इसको यहां, मतलब आप चाहो तो यहां विजिबल को हटा के ये नाम चिपका सकते हो, तो उधर वो रेड हो गया सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कौन रखता है, या तो रेडियो वेव रखती है, कलर में कौन रखता है, लेमडा, ये रेड रंग रखता है, और सबसे कम कौन रखता है, वोयलेट बैंगनी रंग रखता है। तो ये सीरियल सबसे पहला काम याद रखना है, कोई बच्चा इसमें गड़बड़ नहीं करेगा। अब आता है इसका दूसरा खेल, क्या याद रखना है, लेमडा। अब जो चीज है बेटा थोड़ा याद रखना, ये बच्चे को याद नहीं रहता है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये लेमडा याद रखना है। कहते हैं कि सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य जो होता है लेमडा जो रखता है वो एक के पास है, कि इसके पास, इस रेडियो वेव के पास। और मैं जो रेंज बताऊंगा आप रेंज को पकड़ लेना सारे के सारे, तो उसमें गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट है। तो आ जाओ, देखो कैसे इसको थोड़ा डील करवाता हूँ, नहीं तो तुम लोग इसको भूल जाओगे बेटा। इसको थोड़ा सा मतलब अपने स्तर पर कैसे भी करके याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये सर याद रख लेंगे। आ जाओ, तो पहले इस लेमडा का खेल देखता हूँ, देखो आपको इस खेल बताता हूँ लेमडा का क्या खेल है। सारे बच्चे नजर रखना, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक जाता है। एकमात्र के पास लेमडा मतलब वैल्यू प्लस में रहती है, मतलब लेमडा तो प्लस का ही होता है, लेकिन पावर प्लस की होती है, बाकी सबके पास माइनस में है। तो कोड याद रखना, -1 से कितना, 10⁻⁴ मतलब 4 मीटर, राइट है। तो ये थोड़ा सा देखना। अब ध्यान रखना ये रेडियो तरंगों का होता है और ये मैक्सिमम होता है, राइट है, नजर रखना में क्या है। फिर एक कोड बता रहा हूँ, वो कोड याद रखना, इसको तो छेड़ना मत, ठीक है, ये छेड़ना नहीं है आपको। दो चीजें तो मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको डाटा याद रहे, मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। अब आ जाओ दूसरी वैल्यू पर, ये कोड याद रखना और इसके बगल में लिखना, देखो एकदम तीन के सामने लिखना जो मैं बता रहा हूँ, लेमडा 10⁻⁻1, लेमडा 10⁻⁻3, कोड याद रखना बेटा, लेमडा बराबर 10⁻⁻7, लेमडा बराबर, इस तीर के सामने लिखना आपको। अभी याद कराता हूं इसको, याद रखना है इसको, ठीक है, -9, और ये होता है लेमडा 10⁻⁻12। कोड याद रखना, 1377912, बोलना है 1377912। ये गंदा है लेकिन थोड़ा याद करोगे तो जुगाड़ बैठ जाएगा, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी मैं और रेंज बढ़ा देता हूं, फिर देखिए आपको इसको कुछ जुगाड़ से याद करते हैं फिर अपन। अरे इधर देखिए, इसको थोड़ा सा अलग से निकाल देते हैं, क्योंकि दो के दो तो स्पेशल है ना, अपन को वो तो याद रखना ही पड़ेगा। आ जाओ, इसको तो अलग कर देते हैं अपन। ये याद रखना, लेमडा होता है 10⁻⁻12 से, ये रहा, 10⁻⁻14 मीटर। खेल स्टार्ट होता है, अब ढंग से समझिएगा, ठीक है। हाँ, क्या कांस्टेंट होता है, एक क्वेश्चन आया था सर, पूरी फिजिक्स में क्या कांस्टेंट होता है, पूरी फिजिक्स में बेटा, रोबिन क्या क्या पूछ रहा है, पूरी फिजिक्स में क्या कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कोई ऑप्शन होगा तो वो होगा किसी पट, इसमें कोई कांस्टेंट या कोई टॉपिक में कांस्टेंट। अब कोड याद रखो सारे के सारे। तो एक मात्र देखो, आप गौर करके देखना, कोड पकड़ना बेटा इसका, -1, ये प्लस में जा सकती है, राइट, बाकी माइनस 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 है ऊपर तक। तो एक कोड याद रखना, 1 3 7 7 9 12, 12 से 14, राइट है। अब आप सोचोगे सर ये क्या चीज है, जैसे आपको बताओ, इसमें से एक याद है आपको अच्छे से, कौन सा वाला याद है, ये देखिए मैं इधर क्या कर रहा हूं, ये आपको अच्छे से याद है। ये देखो, दर्श्य प्रकाश विजिबल वाले का देखना, आपको पता है विजिबल का मैंने कई बार लिखा है 4000 से 7000 होता है, यहाँ सर ये होता है, याद करो उसका लेमडा कितना होता है, 4000 अंगस्टोन से 7000 अंगस्टोन होता है, 7000 अंगस्टोन, ये होता है सर। अगर इसमें मीटर में लिखेंगे तो वो तीन अंगस्टोन में -10 होता है, वो 3 जीरो काट दो, तो -7 मीटर से
7 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब आप देखो केवल आगे का टर्म नहीं पूछता, तो ये देखो पावर देखो -7 से -7, इसलिए इसकी रेंज होगी -7 से -7, तो इसका स्पेशली याद रखना है आपको, राइट है। और नैनो में लिखोगे तो 400 लिख दो, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है, वो तो आता है। तो -1 से इसकी ध्यान रखना, इस रेडियो की ये रेंज रखोगे -1 से 4, बोलो मेरे साथ, -1 से 4। जो सूक्ष्म है माइक्रो है उसकी -1 से 3, इसकी जो अवरक्त है इंफ्रारेड की 3 से 7, ये 7 से 7, वो याद रखना, ये नहीं रखना है। और ये होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁹ और ये होता है 9 से 12, कौन सी वाली, एक्सरे। ये बीच का कोई नहीं पूछता है, तो पूछेगा क्या, इसके एग्जामिनर के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, ढंग से समझना। ये वैल्यू कई बार बच्चे पहली बार पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान नहीं देते इस चीज को। और एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, अभी एक एनडीए में क्वेश्चन आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, और बाकी एग्जामों में भी ये पूछे जाएगा, नजर रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक चीज उसके दिमाग में एक चीज आता है, जैसे आपसे ये कहेगा कि लेमडा बराबर एक अंगस्टोन है, बताओ वो कौन सी वेव है, ये क्वेश्चन आता है। ये की पिक्स है उसका, या तो ये क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन आता है 1 मीटर है या सेंटीमीटर है, राइट, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, कोई सा भी आ जाए इसमें से, जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं का ध्यान रखना। 1 मिलीमीटर भी आता है, ये 3 क्वेश्चन पर नजर रखना। अगर अंगस्टोन आ जाए तो आपको कौन सा बताना, हाँ भाई ओके, तो अंगस्टोन आ जाए तो आप मुझे बताओ अंगस्टोन क्या होता है, -10 होता है, किसके पास मिलेगा प्रॉपर -10, सर देखो इसमें 9, फिर इसमें 9 से 11 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है और 12, ये रेंज इसमें है, तो -10 किसके पास मिलेगा, एक्सरे का। तो एग्जाम में आ जाए कि एक अंगस्टोन किसका है, तो आपको एक्सरे बता के आना है, इतना सा क्वेश्चन आता है। वो कोई रेंज तो शायद पूछे नहीं पूछे, ये ऐसा आता है क्वेश्चन कि अगर किसी वेव का वेवलेंथ एक अंगस्ट्रोम है, बताओ आइडेंटिफाई करो वो वेव कौन सी है, एक्स, और मोस्टली एक्स का ही पूछता है। और जिसका मीटर में आ जाए, क्योंकि प्लस है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तीनों ही आ सकता है, मीटर आ जाए, 1 सेंटीमीटर आ जाए, या 1 किलोमीटर, किलोमीटर भी आ सकता है इसका, तो एकमात्र है जो पॉजिटिव में चलता है और वो रेडियो वेव है। चलो मेरे सभी शेर याद कर लोगे रेडियो तरंग, इसमें सबको हाँ अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ओके डन। अब 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब होता है -3, देखो कहां मिलेगा -3, ये रहा -3। अब एक -1 से -3 है तो इसके अंदर आएगा, तो ये एक रेंज ध्यान रखना है, इसके अंदर सूक्ष्म तरंग में आता है ये। अब आप कहोगे सर ये ऊपर वाले में भी जा सकता है, लेकिन उसमें 4 5 6 में चला जाएगा, तो 3 इसी की रेंज में आएगा, तो परफेक्ट इसमें आएगा सूक्ष्म तरंग में, ठीक है। तो ये अंदर से आपसे पूछे नहीं, थोड़ा मैं जो डाटा बता रहा हूँ उनको याद रखना। तो माइक्रोवेव जो एक आ जाए तो इसको आपको माइक्रो याद रखना है, माइक्रोवेव, ठीक है सर, अब याद रहेगा। चलो खेल स्टार्ट होता है, 3 तो ये अच्छे से याद रखोगे, 3 तो ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे सभी शेयर कर ही लेंगे कि सर लेमडा बराबर 400 नैनोमीटर आ गया, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, बताओ ये कौन सा है। तो ये फिर आपको पिक्स है, मोस्टली ये भी पूछा जाता है, ये तो अपना सूर्य का प्रकाश है, तो विजिबल लाइट है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश भी बोल सकते हैं इसको। और नहीं पूछता बस, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्हीं में से वो क्वेश्चन ज्यादा ऑपरेट करता है। ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन के लिए आपको डाटा अच्छे से याद रखना है, ये -1 से 4 और एक लास्ट, कम से कम अगर आप याद रख सकते हो, हाँ बिल्कुल विजिबल के लिए, तो आपको एक चीज दिमाग में रखना, आपको एक तो मिनिमम क्या याद रखना है, भाई मुझे ये बताओ सारे शेर, अपने सनलाइट का तो याद रखना ही पड़ता है क्योंकि हर जगह आता है, 4000 से 7000 यही से याद रखना, नैनो में बोलोगे तो 400 बोल दो। एक मैक्सिमम याद रखना है, एक मिनिमम, मिनिमम होता है लेगामा का, तो ये होता है मिनिमम, इसका ध्यान रखना आप, याद रहेगा। -12 से 14 के बीच में होता है, और ये होता है आपका -1 से 4, बाकी शायद रियर केस में पूछता है, लेकिन थोड़ी सी नजर रखना भाई, अपना काम में पूरा नजर रख के जाना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, तो ये डाटा याद कर लोगे। इसके आगे डिजिट भी होता है बेटा, वो कोई मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि आप वो पकड़ ही नहीं पाओगे, तो ये रेंज याद कर लोगे, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर खेल में, आती है रेडियो वेव्स के बारे में। आप मुझे बताओ रेडियो वेव के बारे में क्या जानते हो। अब रेडियो वेव की खोज किसने की थी, सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि रेडियो वेव किसने खोजा था, कल बताया था अच्छे से, रेडियो वेव की खोज किसने किया था, आंसर बताओ। दूसरा, रेडियो वेव की स्पीड तो पता है, लाइट की स्पीड होगी 3 × 10⁸, राइट है। दूसरी बड़ी चीज है कि जो रेडियो वेव्स होता है उसका एक तो आपको क्या याद रखना है, लेमडा सबसे ज्यादा रखता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम रखता है, तो ये इसका ही पूछेगा, बाकी के तो पूछेगा नहीं। तो 3 चीजें आप रेडियो की निकालना आना चाहिए, उसकी एफ, उसका लेमडा, उसका एफ, और उसकी एनर्जी, राइट है ये। और आती कहां से है, तो कभी आपने नाम सुना होगा एलसी दोलन, एलसी सर्किट याद रखना,
तो ऑसिलेशन से आती है, दोलित्र से आती है, तो एक एलसी सर्किट होता है उससे इसको बनाया जाता है। मैं भी पूछ सकता है जनरेट किससे होती है, तो दोलित्र से होती है, याद रखना ऑसिलेटर मशीन। तो याद रहेगा। हाँ, बाकी का आंसर आने लगे, बाकी बच्चे भी कमेंट सकते हैं कि रेडियो वेव, मतलब रेडियो वेव को किसने खोजा था। गड़बड़ नहीं करना, पीछे पेज से पलट के मत देखना, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैंने बताया था रेडियो खराब हो जाता है, तो अब तो समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, रेडियो खराब होता है तो अपन कोनी की मारते हैं, मारकोनी। पकड़ लिए काफी काफी बच्चों ने, मारकोनी। राइट है, सारे साइंटिस्ट आते हैं, इस यूज पढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर आगे बढ़े। सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य किसका है, सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका है, मैक्सिमम वेवलेंथ बताना है। तो मैक्सिमम तो होता है गामा, उसका, रेडियो का। रेडियो के जस्ट बगल में वो खड़ी है सूक्ष्म, तो इसके अंदर, और गामा तो सबसे कम रखता है, सबसे कम, और गामा के बगल में होता है एक्स। राइट, ये पक्का है, कलर बीच में आएगा, और कलर बीच में आएगा तो पक्का है अपन को। लाल और बैंगनी रंग में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन रखता है, बताओ। लेमडा, इन दोनों, ये तो सबके उधर है, उनकी तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इनका तो लेमडा सबसे कम होगा, तो ये दो तो ऑप्शन गए फ्री। इन दोनों में टक्कर है, तो ये तो आप देख के बता दोगे कि सर बिल्कुल ब्लू कलर है एक के पास, और एक आपके पास रेड कलर है, तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो कौन सी बत्ती, हाँ रेड। एक्स तो लास्ट में आता है, एक्स और वाई तो मतलब सबसे कम रखता है, ये दिमाग में रखना, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत कम होता है। राइट है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का। नेक्स्ट, अब आते हैं रेडियो के बारे में, एक एक वेव को पढ़ूंगा, एक एक यूज बताऊंगा, लगभग लगभग 60-70 एग्जांपल याद कराऊंगा, तो साथ साथ याद करना, ऑन द स्पॉट क्लास में ही फ्री करके जाना इसको, ठीक है। तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बस एक बार रिवीजन मारो, खत्म। खोजने वाले कल बता दिया था, मार्कोनी ने खोजा था। तरंग दैर्घ्य याद रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, और इसका याद भी रखना बेटा, -1 से +4 मीटर, याद रहेगा, अभी लिखा ही था ये। स्पीड बताने की जरूरत नहीं है, नहीं सर लाइट की स्पीड से दौड़ता है, तो लाइट की स्पीड से दौड़ता है, तो लाइट की स्पीड लगा लो, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, ये फिक्स हो गया। फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, आइए। ए बराबर क्या होता है सर, सी बटा लेमडा होता है, सिंपल। ये 1 1 मान लेते हैं, ठीक है सर। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और लेमडा 1 ये पहला वाला मान लो, -1, खत्म। ये 3 × 10⁸ और एक ऊपर ले जाओ इसको, 9 हो जाएगा, थोड़ा नजर रखना, हर्ज हो गया, सबसे कम रखता है। दूसरी रेंज, सर एफ बराबर वही सी बटा लेमडा लगा दो, ये दूसरी रेंज आ जाएगा, तो सी की वैल्यू तो वही है 10⁸, राइट है, और एफ लेमडा ये रहा 10⁴ रख दो, तो कितना हो जाएगा सर, 3 4 काट दो, 10⁻, कितना हो जाएगा, 4 हर्ट्ज हो गया। तो बताओ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, तो कहां से कहां तक इसकी रेंज हो गई, राइट है, कहां से कहां तक रेंज हो गई, तो ये निकाल लाना चाहिए। तो आवृत्ति कहां से कहां लिखो, तो लिख लो, इसकी लिखनी है आपको, पहले पहले और लास्ट की लिखनी है, बाकी से कोई ज्यादा कोई सेंस नहीं है, पहली लास्ट, रेडियो और गामा। तो बताओ कहां से हो गई, 3 × 10⁴ से, ये लिख लो यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइनली, ठीक है, यहाँ पर एफ बराबर, तो 3 × 10⁻⁴ से, तो कहां से कहां तक हो गया, 3 × 10⁻⁹ लीजिए। तो इस प्रकार से तो वो एनर्जी भी पूछ सकता है, यहाँ सर फोटोन वाले फॉर्मूले से लगा दो, स्पीड तो वही है, आ जाओ। एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले ई निकाल लो, तो ई बराबर क्या होता है, एच म्यू, सर एच सी बटा लेमडा, क्योंकि लाइट की स्पीड से। अब थोड़ा देखो ना, फोटोन में करवाया था तुम्हें, इसकी फिक्स वैल्यू लिखाया था, याद करो कितना था, क्या ये लिखाया था, नहीं लिखाया था, याद करो। और लेमडा आपको मीटर में रखना है, और आंसर आपका जूल में आएगा, याद करो कि हाँ सर ये डाटा लिखाया था, जूल में लाना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई लेना देना नहीं है, बदल सकते हैं मैं भी। लेमडा की वैल्यू, पहला लेमडा रख दो इसमें, कोई सा भी, ये पहला वाला कहाँ गया, 10⁻⁻, ये 10⁻⁴, -1 रख लो पहले, तो -1, तो सोल्व कर लो इसको, ये 1 लगा लो, ठीक है, लेमडा 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻, ऊपर ले जाओ, ऊपर क्या कट गया, ये तो 24 हो गया क्या, 24 जूल, खत्म। और ऐसे दूसरी एनर्जी भी निकालो कि सर ये तो अब निकाल लेंगे, इसमें तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, बताओ फोटोन वाला ही लग गया, तो ई बराबर एच म्यू वाला ही कॉन्सेप्ट लगा दो, एच सी बटा लेमडा 2 लगा दो, और ये 2 आ गया, लगा दो इसके अंदर। ये वैल्यू पता है कहां से आई, एच और सी को गुणा करने पर फोटोन में लिखा दिया था, तो यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, एच को सी को गुणा कर दो, सीधा आ जाएगा, तो डायरेक्ट याद रखना है इसको, तो वहां से वो लिंक करना है इसको। एच सी की वैल्यू रख दिया डायरेक्ट, लेमडा को आप रख दो, लेमडा आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा इसका, 10⁻⁴, तो थोड़ा नजर रखना, 10⁻⁴, खत्म ये वाला। तो 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का 29 जूल, तो कहां से कहां तक हो गया, -24 से ये रेंज हो गई, तो आप ऊपर लिखो तो ऊपर लिख लेना,
कल ये वाला तो एक सिंपल सी गणित है। रेडियो का ही तो याद रखना है, बाकी का तो किसी से मतलब ही नहीं। रेडियो और गामा ही तो याद रखना, बाकी से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एनर्जी पे एनर्जी, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये जरूर ध्यान रखना, एनर्जी सबसे ज्यादा गामा की होती है। और स्पीड मतलब लेमडा सबसे ज्यादा किसका होता है, रेडियो का होता है, राइट है। और बनती किससे, 2 लीटर से, ये वर्ड याद रखना, एलसी सर्किट। ठीक है, अब से याद रखना सारे के सारे एलसी सर्किट से बनती है। अब मेरे साथ सारे बच्चे है ना, अब कान खोल के सुनना, राइट। रडार पर यूज करना है, कितने एप्लीकेशन है इसके, उपयोग आएगा इसका। ये तो शायद पसे नहीं पसे, किस्मत है, लेकिन यूज में कोई दिक्कत नहीं है। 100% चांसेस है रेडियो वेव्स का आने का। सुनना पहला, 10 एप्लीकेशन बता रहा हूँ, 10 याद रखना। रेडियो, नाम में लिखा हुआ है रेडियो, रेडियो वेव। रेडियो के बाद में रडार, सुनना मेरी बात। रडार जो होता है ना, रडार जिसे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, या एयरक्राफ्ट आ जाए, वायुयान का संचालन किससे किया जाता है, तो आपको रेडियो वेव्स लिखना है। इंटरनेट, 3G 4G की सेवाएं, राइट, इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी, गूगल मैप, वाईफाई टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी। आप और हम जुड़ रखे हैं किससे, रेडियो वेव से, ब्लूटूथ रेडियो वेव से। ये वर्ड याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ, वाईफाई टेक्नोलॉजी रेडियो वेव से ऑपरेट होता है। इंटरनेट रेडियो वेव से चलता है, टीवी मोबाइल इंटरनेट रेडियो वेव से चलता है। और इन सबको एक डब्बे में डाल दे तो उस डब्बे का नाम है टेली कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन। तो दूर संचार का मतलब होता है ये सारे एक डब्बे में आ गए। तो दूर संचार टेली कम्युनिकेशन में कौन सी वेव आती है, रेडियो वेव्स काम आती है, याद रहेगा। एक मेडिकल, आप रेडियोग्राफी होता है एक, आपने कभी उसमें गए हो तो कभी, मतलब अपन वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेडि मतलब वो अस्पताल में जाते हैं ना, तो वहाँ एक्सरे वगैरह 3 चीज कराते हैं, वो जानते हो। वहाँ 3 चीज कराते हैं, एक तो एक्सरे, ये कहाँ से है, एक तो आता है एक्सरे, राइट, एक होता है सीटी स्कैन, राइट, और एक एमआरआई। नाम सुना होगा 3 चीज, इसमें एक में रेडियो वेव काम आती है। ये तो एक्स तरंग, याद रहेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक्स का ही पार्ट है दोनों। ये ध्यान रखना है इसके अंदर, आप इसमें एमआरआई जो होती है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होती है, उसमें रेडियो वेव्स काम आती है एमआरआई के अंदर। कलोगे वाली चीज है। तो एमआरआई जो होती है, ये फोटो है, ये नोकिया से फोन, ये एंड्रॉइड से फोन, ये आईफोन से फोन, मतलब आईफोन से फोटो, मतलब फोटो लेता है। जैसे आपके यहाँ चोट लगी, एक्सरे करा लो। थोड़ी गर्दन में चोट लगी, आपका सीटी स्कैन करवा लेगा, राइट है। लेकिन सिर के किसी स्पेशल हिस्से पे लगी तो फिर एमआरआई करवा लेगा। एमआरआई का मतलब क्लियर फोटो आएगी एकदम, फोटो है। 150-200 रुपए की जांच होती है, 2-2.5 हजार की होती है, या 5 हजार रुपए की होती है, तो रेट के हिसाब से काम है। हाँ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, एक बच्चा कह रहा है ईयरफोन है, या कोई सा भी फोन हो, सब फोनों में, मतलब टेक्नोलॉजी की जितनी भी कम्युनिकेशन के साधन है, उन सब में रेडियो वेव्स काम आती है। कभी भूल भी जाओ तो ये देखना, कम्युनिकेशन जितने भी होते हैं वो सब के सारे किस में है, रेडियो वेव ही काम आती है। तो ठीक है, एयरक्राफ्ट, वायुयान का रडार, सोनार में मत कर देना, इसका ध्यान रखना, सोनार वर्ड रखना। इसमें साउंड वेव आती है, एसओ का मतलब होता है साउंड, और रडार का मतलब क्या होता है, रडार में रेडियो होता है, आर ए का मतलब रेडियो, रेडियो डिटेक्शन, एंड तो एंड होता है, एंड वाला। और आर का मतलब होता है रेंजिंग या रेंज, रेडियो तरंगों से ढूंढ के लाता है एयरक्राफ्ट को, राइट है। इसलिए फाइटर जेट आ जाए, ठीक है, फाइटर आ जाए, ये कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एरोप्लेन के बारे में पूछ ले, तो वो सब रेडियो वेव से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और सोनार जो होता है, जो पानी के अंदर की चीजों को पता लगाता है, वो आपकी साउंड वेव से आती है, उसमें परासर वेव, अल्ट्रासोनिक वेव काम आती है। रेडियो का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है इसके अंदर। यूज लिख रखे हैं मैंने, तो आप फटाफट इसको याद कर लीजिए, सिंपल सा है। और एक सैटेलाइट उपग्रह सारे उसी के आते हैं, तो ये मैंने जो बोले हैं वही नाम है, वाईफाई टेक्नोलॉजी बता दिया। और एक उपग्रह सैटेलाइट कम्युनिकेशन का साधन है, उसी में काम आती है। ब्लूटूथ का थोड़ा ध्यान रखना, गूगल मैप आ जाए, या आपके मोबाइल में जितने भी डिवाइसेस होती है उन सब में कौन सा काम आता है, ये आपका यही काम आता है। स्पेशल नाम ध्यान रखना, एमआरआई, ठीक है, इसका थोड़ा देखना। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आता है, और एक आ सकता है रडार, राइट। रडार लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है। तो एक और लिख लेना इसमें, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसमें, अलग से लिख लेना इसको, ठीक है। कितने नंबर है, 11 नंबर, रडार, ठीक है। रडार में ये आ जाता है, ठीक है, रडार का ध्यान रखना इसमें, वर्ड याद रखना रडार, ठीक है सर, ये याद कर लोगे। तो बताओ ये वाला फ्री, रडार वडार क्लियर, ये बताओ सारे याद करो एक बार फटाफट इसको, फिर आगे बढ़े। सिंपल सी चीज है। हाँ, वायर वाले में भी सब ये होता है। अगर हाँ, ये कन्वर्ट कौन सा करता है तो ये अलग बात चीज है, ये तो साउंड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो भी एक दूसरे को जोड़ता है ना, चाहे वो कोई सी भी हो, उन सब में कौन सी वेव काम आती है, ये वाली ही काम आती है, रेडियो वेव ही काम आती है। उड़ा दोगे इसको तो सिंपल सी गणित है। अब आते हैं माइक्रो वितरण,
सुना दूसरी तरंग, तो ये तो कम्युनिकेशन का एक चीज है। माइक्रो तरंग इसके जस्ट नंबर दूसरी है। कहते हैं कि जब बड़ा भाई मान लो कि अपन किसी को काम भेजे और एक भाई बड़ा वाला नहीं है, तो फिर दूसरा नंबर छोटे वाले का ही है। तो गलती से क्वेश्चन में अगर आ जाए कि सैटेलाइट उपग्रह को चलाने के लिए कौन सी वेव आती है, किसको कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी वेव है, तो रेडियो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन रेडियो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर उसके बाद है छोटे भाई का नंबर, जस्ट उसके बगल में है माइक्रो तरंग, सूक्ष्म तरंग। क्लियर चीज है, सूक्ष्म वाली। हाँ, अच्छा लिखा, अच्छा रडार लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके ओके, लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, तो सारे बच्चे ध्यान रखना इसके अंदर जो माइक्रो तरंग होता है, अब छोटा भाई हो गया, तो आपको पता है एग्जाम में ये आता है उपग्रह के अंदर कौन सी आती है, सैटेलाइट में कौन सी वेव काम आती है, आप रेडियो ढूंढोगे, रेडियो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर आएगी माइक्रो तरंग, सूक्ष्म तरंग। याद रहेगा सबको ये वाली। जाहिर सी बात है, स्पीड वही है। इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, मैंने बता दिया था। हाँ, कल बताया था इसके वैज्ञानिक का, जिसने आपको थोड़ा हिंट दे दूं, माइक्रोवेव को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम, प्रैक्टिकली प्रूव किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे पहले, उस वैज्ञानिक का नाम है। तो कल मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों को आंसर, तो फिर मैं बताता हूँ उसका। एक डिवाइस का नाम रखना, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे एक मैग्नेट्रॉन एक डिवाइस होती है, उससे ये बनाई जाती है। तो क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन याद रखना जिससे ये बनाया जाता है, एक अटपटा नाम है, आपको याद रह जाएगा, आपको ऑप्शन में दिखेगा तो वो डिवाइस पकड़ लेना, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये बनाई जाती है, राइट है। हाँ, आवेश की त्वरित गति से तो आती है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मोशन ऑफ चार्ज तो आता ही आता है, लेकिन थोड़े स्पेसिफिक डिवाइस है, जैसे वो 2 लीटर से आता है, ऑसिलेशन से आता है, तो ये क्लिस्ट्रॉन से आता है, एक डिवाइस का नाम है, राइट है। तो एक तो ये याद रखना, और बाकी चीजें कॉमन है, लेमडा सेमडा आपको दिमाग नहीं रखना है, ठीक है। और यूज किस में आता है, माइक्रोवेव ओवन, वो होता है ना गर्म खाने वाला, घर में वो गर्म नहीं करने वाला चीज होता है, तो खाने को गर्म करने वाला माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना होगा। तो माइक्रोवेव ओवन में कौन सी वेव काम आती है आपकी, यही माइक्रो तरंग काम आती है। अगर पुलिस वाले दूर से स्पीड पकड़ लेते हैं अपनी गाड़ी की, डिटेक्ट करते हैं कि किस स्पीड से गाड़ी वाला निकल गया, तो वो माइक्रो तरंगी होती है, सूक्ष्म तरंग होती है। कभी आपने मैच देखा होगा, तो जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी स्पीड आ जाती है नीचे, माइक्रो तरंग से। तो क्रिकेट की बॉल हो चाहे टेनिस, आपकी पुलिस वालों की वो गाड़ी जो डिटेक्ट करते हैं वो वाली हो, तो जहां कहीं भी स्पीड की बात करता है वहां पर माइक्रो तरंग को चिपका देना आप। याद रहेगा चीजें। तो ये स्पेशल इसका यूज है, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। बाकी टेलीकम्युनिकेशन भी इसका है, सैटेलाइट भी उसमें लिख सकते हैं, उपग्रह संचार में भी उसका नाम लिख सकते हैं, डिश एंटीना वगैरह भी लिख सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन में अगर अगर रेडियो ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नंबर माइक्रो का ही तरंग होगा। नाम लिख दिया, अरे वेरी गुड, हर्ज, बिल्कुल याद कर लो मेरे साथ, हर्ज याद रहेगा, क्लिस्टोन और मैग्नेटोन, कि हाँ ठीक है सर, मैग्नेटोन दो डिवाइस है, स्पीड वही है, कॉमन चीज है। यूज ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, ओवन में गर्म करने वाली डिवाइस में। दूसरा रडार में एक होता है, देखो एक तो आपने कभी वो रडार होता है, मैंने चाहे रडार उधर आ जाए, पहला ऑप्शन तो उधर है रेडियो, अगर रेडियो ऑप्शन में नहीं है तो इधर। कई बार देखा हो ना, अपने जो रडार होते हैं ना, कभी आपने इमेज देखी हो, रडार ऐसे होते हैं बेटा, इस टाइप के डिवाइस पे बने होते हैं, ठीक है, ऐसे स्टैंड पे लगे होते हैं, इस टाइप का डिवाइस होता है। लेकिन उसकी तो आप सोच के देखो, उसकी तो एक एक रेंज होगी कि एक रेंज में काम करेगा। फिर अब भारत का नक्शा ऐसा है कि बराबर ऊपर नीचे है वो तो फिर क्या करता है, मान लो ऐसी जगह पर फिर वो एक रडार, आपको पता है जब भी आपको कोई नेता निकलता है या कोई सेलिब्रिटी निकलता है, तो उसके आगे आगे ये गाड़ी निकलती है। आपको पता है कि अगर मान ली किसी ने बॉम्ब फिट कर दिया, सड़क के नीचे फिट कर दिया, राइट है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए इंफ्रारेड चाहिए, अवरक तरंग चाहिए, तो वो एक जैमर लेके घूमते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके आसपास लगभग लगभग मतलब 200 250 300 मीटर का एरिया रखते हैं और वो जेम लगा देते हैं जिसमें वो नेटवर्क जाता ही नहीं है। वो एक ऐसी जेमर होता है जिसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रोक लेता है, राइट है, वो वाली चीज। तो वो एक होता है, एक होता है, कभी आपने देखा होगा न्यूज वालों के पास एक छतरी होती है, न्यूज वालों के पास गाड़ी के ऊपर एक छतरी होती है इस टाइप की, वो चलता फिरता रडार है। उस चलते फिरते रडार में जो आती है, या किसी सेलिब्रिटी के आगे आगे जो डिटेक्ट करता हुआ जाता है कि कोई अगल बगल में कोई चीज तो नहीं है, कोई हथियार लेके तो नहीं बैठा हुआ है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये काम आती है माइक्रोवेव, ये काम आती है सूक्ष्म तरंग। तो चलते फिरते वाले रडार में याद रखना, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ नहीं याद कर लेना, इसका एग्जाम्पल आता है, राइट है। और बाकी जितने भी मोटरसाइकिल का आ जाए या क्रिकेट की बॉल का आ जाए, तो आपकी स्पीड डिटेक्ट करने में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। बाकी मैंने बताया था डिश एंटीना लिख दो। और अगर आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखो दूर संचार आ गया, दूर संचार मतलब आपका पक्का इसमें सैटेलाइट आ गया, उपग्रह आ गया, तो उपग्रह उधर भी है उधर भी है, दोनों ऑप्शन आ जाए, बड़े भाई का नंबर है। ऑप्शन में बड़ा भाई नहीं है तो फिर छोटा भाई का नंबर है। अगर ऑप्शन में रेडियो और सूक्ष्म दोनों है तो मूर्खता कभी गलती मत करना, रेडियो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है।
अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा नंबर इसी का ही है। रेडी? तो ये सिंपल सी याद है। तो खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम याद रखना, किससे बनाया जाता है, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन। थोड़ा वर्ड याद रखना, इसके रह है नीचे, उसी हिसाब से इसमें रह चलता है। ठीक है, थोड़ा जुगाड़ याद कर लेना। क्लिस्टोन, हर्ट्ज, रट्ज, थोड़ा सा रहे, इसमें भी ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो, कैसे भी तुम याद कर सकते हो। तो याद रहेगा चीजें। अब आते हैं उसके बाद में तीसरी बड़ी वेव। हाँ बिल्कुल बेटा, तीसरा नंबर आता है अवरक्त का। नजर रखना, जो अवरक्त होती है, इंफ्रारेड होती है, वर्ड पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं, अवरक्त, इंफ्रारेड। आप बता सकते हो क्या क्या काम आते हैं, मेरे यूज सुनना है इसके, ठीक है। ये कोई भी गर्म वस्तु से आती है, कोई भी गर्म चीज होती है ना, गर्म वस्तु होती है या हॉट ऑब्जेक्ट होता है, इंसान के शरीर से ये निकलती है। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है उससे ये इंफ्रारेड आती है। तो ये आप इसका उत्पादन ध्यान रखना। तो माइक्रो तरंग का तो सबसे पहले एक का ओसिलेशन था, एक का क्लिस्ट्रॉन था और एक का गर्म वस्तु हो गई, कोई भी वार्म ऑब्जेक्ट हो गया। खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम हर्सेल, कल बताया था, किससे था, हर्सेल नाम के साइंटिस्ट थे। अब ये गर्माहट होती है, कई बार देखा होगा, कई बार अपने चोट लग जाती है तो यहाँ सूजन आ जाती है। ठीक है, ऐसे जो जॉइंट होता है वहां सूजन आ जाती है, तो जो ब्लड का है जो कोटेशन बन जाता है, विटामिन के की कमी से थक्का बन जाता है, राइट है। तो वो थक्का बन जाता है तो वहां पर चोट अपन को दर्द महसूस होता है, तो पहले के लोग क्या करते थे, गर्म पट्टी करते थे। आजकल किसको टाइम है गर्म पट्टी या करती इतनी सेवा करने की। ये आती है सीधा, एक बेल्ट आता है, यहाँ बांध लो, चाहे यहाँ बांध लो, लाइट में प्लग में लगा लो या उसमें पहले चार्ज कर लो, वो वाला सिस्टम होता है, बैटरी फिटेड होता है, तो आप उसको लगा लो इसके अंदर। तो मतलब आता है, यानी किसी भी पेन को रिलीज करने के लिए, यानी रोगी की सिकाई करने के लिए, यानी पेन को दूर करने के लिए, जो दर्द होता है उसको रिलीफ करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। रिमोट कंट्रोल में यही वेव आती है, राइट है। रिमोट कंट्रोल होता है ना, किसी भी प्रकार का टीवी, एसी, कार वार, कोई का भी रिमोट कंट्रोल हो, इसके अंदर अपनी आंख नहीं पकड़ पाएगी इसको। आप कोई मान लो कि वो नया है तो वो आपको रेडिएशन दिखेगी, लेकिन अपना कैमरा है ना, उस कैमरे को सामने रख के फिर दबा के देखना, उसमें रेडिएशन दिखेगी, वो इंफ्रारेड होगी, राइट है। तो इससे जो निकलती है वो इंफ्रारेड होती है। कार की चाबी इसमें आती है, ऐसी रिमोट, अब रिमोट बोल दिया तो दुनिया के सारे रिमोट आ गए, सारे के सारे रिमोट कंट्रोल इसी के अंदर आएंगे। याद रहेगा सबको। तो ये आपको थोड़ा सा स्पेशली इसके अंदर आपको ध्यान रखना, मैंने जो स्पेशली बोला है इसके अंदर। एक आपका जो स्कैनर होता है, गूगल पे वो पे वे करते हैं ना अपन, स्कैनर, वो स्कैन नहीं करते किसी चीज को, उसमें इसका बड़ा योगदान है, तो स्कैनर का ध्यान रखना। या बार कोड को डिटेक्ट करने में बोल सकता है, बार कोड स्पेशल आज की तारीख में चर्चा में तो आ सकता है, उसमें इसी का काम है। अगर रात के समय फोटोग्राफी करना है, दिन में तो चलो फोटोग्राफी करती है, कई बार देखा करो, कई बार सोनी के कई कैमरे आते हैं जो रात के समय अच्छे, जैसे अपन शादी में अपने मोबाइल से वो देखो, किसी के शादी में अंधेरा होता है तो लगभग हल्का फुल्का उजाला तो होता है, लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं आती अपने फोन में। तो वहां पर स्पेशल इंफ्रारेड कैमरे आते हैं, वो उस लेजर से उसको मतलब पकड़ लेते हैं। तो रात के समय, नाइट में अगर फोटोग्राफी करनी है तो इसको पकड़ के लाना है, इंफ्रारेड को, राइट है, इंफ्रारेड को। हाँ बिल्कुल, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल क्या सही याद कर आपको, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आपको ध्यान रखना, अगर गर्म की बात है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आएगा ही आएगा ना, हरित गृह प्रभाव का नाम सुना होगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पृथ्वी का तापमान बढ़ने में बड़ा योगदान है, इसलिए फसलों को देखा करो, टमाटर के जो पौधे होते हैं उसमें वो लगाना पड़ता है ग्रीन, ग्रीन से रोकना पड़ता नहीं, अगर वो सीधा इम्पैक्ट में आ गया तो टमाटर की चटनी रास सॉस वहीं हो गया, बस नीचे बोतल लगाने की जरूरत है, तो वो मतलब वहीं पे उसका रायता बन जाना है, तो उससे बचाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो इससे और क्या होता है कि अगर पेड़ पौधे काट रहे हैं तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे एक एक दो दो डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, और ये पृथ्वी के लिए बहुत खतरे का निशान है। तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान इंफ्रारेड का भी है, तो राइट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में किसका योगदान है, इंफ्रारेड अवरक्त का होता है, याद रहेगा। दूसरा, रात आपने कभी नाम सुना होगा फोग लैंप, FOG, फोग, फोग लैंप, फोग मतलब कोहरा वाला नहीं होता क्या, आपने जैसे, हाँ बिल्कुल। तो आपने देखा होगा, अब जैसे मान लीजिए किसी के राजस्थान में कभी कभी फोग आता है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं, जैसे इधर यूपी देखे हैं, बिहार देखे हैं, इधर उत्तराखंड देखे हैं, तो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसमें पूरे के पूरे में फोग ही है। तो वहां पर एक लाइट स्पेशल काम में ली जाती है, फोग लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट के बगल में फोग लाइट लगी होती है, वो गाड़ी के जो है ना, उसकी जो मान लो नॉर्मल गाड़ी को 50 मीटर दिख रहा है, तो फोग लाइट की वजह से 150-200 मीटर तक की विजिबिलिटी आ जाएगी। तो कोहरे को हटाने के लिए, कहीं पे भी आ जाए कोहरे नाम का कोई भी फोग है, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ये लेजर डाली जाती है, जिससे वो चीज वहां से हट जाती है और वो विजिबल होता है। अब राजस्थान में तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो फिर भी लोग फोग लैंप लगा लेते हैं, वो शौक के लिए लगा लेते हैं। बाकी फोग लैंप का अच्छा काम है, इसमें लेजर आती है, ये वाली आती है, इंफ्रारेड आती है, और ये कोहरे को हटा देती है। तो कहीं भी कोहरा आ जाए, नाइट की फोटोग्राफी आ जाए, रोगी की सिकाई आ जाए,
इलेक्ट्रिक कंबल आ जाए, आजकल एसी कंबल भी आ गए। भला आप मान लीजिए किसी ठंडे इलाके में चले गए, इधर वाले और नॉर्थ में, कश्मीर साइड में, तो आप सोच के देखिए वहां पर या तो हीटर लगाओ या एसी कंबल आती है जिसको प्लग में लगा के सो जाओ, वो गर्म रखेगी, टेम्परेचर मेंटेन करेगी। तो वो इंफ्रारेड छोड़ती है। हाँ, शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर उसका टेम्परेचर खुद का मेंटेन करना पड़ेगा फिर मामला। तो ये ऐसा हो गया, यानी एसी कम एक एसी ब्लैंकेट है, एसी कंबल है जो गर्म कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई कंबल नहीं है जो ठंडा कर सकती है। नहीं तो राजस्थान वाले सबसे ज्यादा खरीदते हैं उसको, क्योंकि गर्मी है। तो जाहिर सी बात है, तो मतलब उसको उल्टा नहीं हो सकता, इसको ठंडा करने वाली की कोई डिवाइस नहीं है अभी, उन्हें तो फ्रिज में अंदर बैठ जाना है कि सर हम तो, वो पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तो इलेक्ट्रिक कंबल का मतलब वही हो गया, बेल्ट का रूप हो गया। जैसे बेल्ट नहीं लगाते कई लोग, किसी के कमर में दर्द है बेल्ट लगा लो, हाथ में दर्द है बेल्ट लगा लो, ऐसे ही कंबल आने लगी, तो वहीं पे भी इसका यूज है। तो सिंपल सा याद रख लोगे, तो ये इसका यूज मैंने बता दिया, तो ये सारे याद रखना मेरे सभी शेर। ये लो, हर सेल है, गर्म वस्तुओं से आती है, स्पीड वही है। रिमोट कंट्रोल में, कोहरे को हटाने में, फोटोग्राफी में जो बोला मैंने वही। बार कोड का ध्यान रखना स्पेशली, ठीक है। हाँ, एक ही स्पेशली चेहरे को डिटेक्ट कर, वो मोबाइल वो रात के समय कैमरा जो डिटेक्ट करता है ना, वही वो चीज होगी। ये आएगी आपका मसल थेरेपी के अंदर आता है। मसल के अंदर आप कहीं पे भी आपके पास अगर मान लो जॉइंट में दर्द है, तो आप इस पर आप गूगल सर्च करना मसल थेरेपी में वो डिवाइस कौन सी वेब काम आती है, तो मतलब वो मतलब एक मसल थेरेपी डिवाइस आती है जिसमें वो लिखेगा इंफ्रारेड डिवाइस। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त वाला है, ठीक है, नजर रखना। और ये बता दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड विद्युत कंपन। रेडी? तो ये सिंपल सी बताओ, सबसे पहले रेडियो पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ लिया, आपका ये वाला पढ़ लिया। अब आती है अगली वेव, आती है आपका कौन सा वाला होता है, अपना सूर्य का प्रकाश। इसका बहुत कम क्वेश्चन आता है विजिबल वाले में, और इसका तो अपन को याद रहना है। न्यूटन दर्शक प्रकाश, विजिबल को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूटन। प्राप्त होने का कारण सनलाइट, या कोई भी प्रकाश हो सकता है, कोई भी स्रोत हो सकता है। उससे काम क्या आता है, टू सी द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को देखने में काम आता है। अगर ये बताइए, अगर ये प्रकाश नहीं हो, विजिबल लाइट नहीं हो, तो माइक्रोस्कोप काम कर सकता है? टेलीस्कोप काम कर सकता है? अपनी आंख काम कर सकती है? नहीं। अंधेरे में न अपन देख सकते हैं, न टेलीस्कोप दूरदर्शी काम कर सकता है, न माइक्रोस्कोप न सूक्ष्मदर्शी काम कर सकता है। तो ये क्या काम आती है, इन चीजों में काम आती है। तो सिंपल सी चीज है, आप इसमें कोई पूछता नहीं, लेकिन थोड़ा नजर रखिएगा इस पे, कोई कहानी है। ठीक है, न्यूटन बाबा ने इसके बारे में बताया था, सूर्य के विजिबल वही स्पीड है, उत्पादन सूर्य का प्रकाश या कोई भी बल्ब से हो सकता है, स्पीड वही है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आइज और वस्तुओं को देखने में उपयोग होता है। ये तीनों उपकरण की एक खासियत होती है, ये अंधेरे में नहीं काम कर सकता, इसलिए विजिबल लाइट तो चाहिए। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, कर लोगे इसको? हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो सिंपल सी कहानी है। अब आते हैं दूसरा खेल, ये तो बच्चा है, इसको तो याद कर लोगे। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ह्यूमन आइज, ये तीनों प्रकाश के उपकरण होते हैं। हिंदी में नाम सुना होगा, प्रकाश के उपकरण, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश में ही काम करते हैं, अंधेरे में काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा नजर रखना। अब आते हैं अगला, यूवी के बारे में। क्या जानते हो यूवी के बारे में? यूवी के बारे में, ठीक है, ये एप्लीकेशन याद रखना बेटा, ठीक है, इनमें से आता है सबसे, मतलब अगर दमदार है तो ये छोटे छोटे, किसी का भी क्वेश्चन किसी के भी लग सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये एप्लीकेशन जरूर याद रखिएगा। खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम रीटर, कल बताया था आपको, रीटर याद रखना, अल्ट्रावायलेट रीटर। कहते हैं कि सुबह 9:15 9:30 के बीच का जो सनराइज होता है वो, और 11:30 12 बजे के समय हमें विटामिन डी मिलती है। हर टाइम विटामिन डी नहीं मिलती है, कभी इसकी डिटेल होगी बताएंगे। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट में अगर आप उनको चाहिए, विटामिन डी चाहिए, तो वो आपको पता है वो इसी में पार्ट होता है, तो वो मॉर्निंग के शिफ्ट में मिलती है, हर शिफ्ट में नहीं मिलती है। 1 बजे के शाम, 1 बजे के आसपास अल्ट्रावायलेट बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, वो नुकसानदायक होती है अल्ट्रावायलेट, ठीक है, वो नजर रखना। उसमें भी थोड़ा सा नजर रखना। अपन को फिलहाल इसके अच्छा ही बतानी है, बुराई नहीं बतानी है, क्योंकि आप इसके उपयोग लिख रहे हैं, बुराई नहीं लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल रीटर। अब इसके काम, आपको बुराई तो ये है कि इंसान का रंग काला हो जाता है, मकानों के कलर उड़ जाते हैं, गाड़ियों के कलर उड़ जाते हैं, ये इसकी वजह से होता है, स्किन इफेक्ट। आज कहता था ना, 5 रुपए की पैरालल लाएंगे तो उसमें लिखा होता है अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन। 5 रुपए में अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, ये तो हो गया वही कोरोना वायरस में वो सैनिटाइजर हो गया ना, कोरोना वायरस वो प्रोटेक्शन। अरे वो माइक्रो, वो 10, उसकी साइज -का 6 है, -9 10 तक जाता है उसकी साइज, ठीक है। और वो कपड़ा उसमें से कैसे रोकेगा, मतलब वो, मतलब मास्क लगाते हैं ना, मास्क है, वो रोक ही नहीं पाएगा उस कोरोना वायरस को, क्योंकि कोरोना वायरस की जो साइज होती है वो -10, और कपड़े की साइज है -3 है। मतलब ये हो गया कि जाली वाला दरवाजे में आपने मक्खी बांध, ऐसे जाली वाला एक आपके पास जेल है, और उसमें आपने एक मक्खी को बांध दिया कि आप बाहर निकल के बता। वो भग जानी है खुले के अंदर, तो वो इसमें दरवाजे में से नहीं आएगी बाहर। लेकिन ये है कि आपने एक प्रोटेक्शन दे दिया। चलो कोई, बहुत एक मजाक की बात है। तो अल्ट्रा वायलेट की एक सबसे बड़ी खासियत आपको अच्छा ही बतानी है।
पहली अच्छाई, नंबर एक, प्योरीफाई ऑफ वाटर, पानी को शुद्ध करने में काम आती है। किस में काम आती है? हाँ, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, ये पक्का है। सनलाइट से अपन कर सकते हैं, स्पेशल डिवाइस भी होती है। लेकिन आपको अच्छा है बताने, सबसे पहला यूज आता है इसका प्यूरीफाई ऑफ वाटर, पानी में शुद्ध करने के लिए काम आते हैं। पानी में जो बैक्टीरिया होती है उसको नष्ट करने के लिए काम आती है। इसलिए अपने घरों में जितने भी आरओ लगे होते हैं, उस आरओ से जो रेडिएशन बाहर आती है, उस रेडिएशन का नाम कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट होती है। ठीक है, नजर रखना बेटा। हाँ, बिल्कुल। तो याद रहेगा, अल्ट्रावायलेट पहला यूज सबको क्लियर, पानी को शुद्ध करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने में, जितने भी आरओ टाइप के हैं उसमें सब में ये काम आती है। दूसरा, अगर किसी ने मिलावट कर दी, मिलावट की जांच करने में काम आता है। यानी किसी का मर्डर करके और राइटिंग में लिख दिया कि मेरे कुछ वो दोस्त ने कुछ मेरे को सुना दिया था, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मार दिया किसी और ने, उसी की लैंग्वेज में लिख दिया किसी और ने। तो इस राइटिंग को पहचानेगा कि ये राइटिंग इसकी है कि उसकी है। तो हैंड राइटिंग को पहचान में तो मिलावट ही हुई। खाने पीने की चीजों में मिलावट, ये पहचानेगा। तुमने किसी चेक पर गलत सिग्नेचर ले गया, पुलिस वाले ये पकड़ेंगे। जाली नोट ले गए, करंट आपने रॉन्ग करेंसी ले लिया, अगर 500 का नोट नकली ले गए, पकड़ लेंगे बैंक वाले। तो बैंक वाले के पास अल्ट्रा ये यूवी रेयर होती है, जिससे पकड़ लेता है उसको कि भाई ये गड़बड़ है, और बैंक वाले उसको फिर रसीद कर देते हैं वहीं पे। अगर आप 10,000 रुपये जमा कराने जाओ और गलती से एक नोट आ गया, तो ठीक है, वो भी समझता है इसके पास किसी और से आया होगा, तो तुरंत वो रेडिशन एक लाइन खींच देगा 500 के नोट के ऊपर, और आपको वापस नहीं देगा, आपके 9,500 जमा कर देगा। तुम कहोगे वो 500 वापस दे, वो वापस नहीं देगा। राइट है, तुम कहोगे मेरे को दे, मैं किसी और को चिपका दूंगा इसको। तो ऐसे तो करेंसी चलती रहेगी, तो फिर वो रुकेगी काम पर, तो वो बैंक में रुकती है। तो आप 500 रुपए के लिए अगर उस पर केस करोगे, तो पुलिस वाले तुम्हें उठा के ले जाएंगे, कहाँ से लाया तुम ये, जान दीजिए उसको। ठीक है, तो उसको वापस नहीं मांगना बैंक से, बैंक वाले वापस नहीं देते उसको। वो बैंक की वो जगह है जहाँ करेंसी को रोका जाता है, गलत करेंसी को। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई तेरे पास दो नोट गलत आ गए, वो तो 9,000 जमा करा देगा, तो 1,000 वो गए तुम्हारे जेब से लग गए। राइट, तो तुम ये कहोगे कि यार वापिस दे दे, मैं किसी और को गड्डी में लगा देना है, वो अलाउ नहीं है बैंक की तरफ से। नहीं तो आप अगर उस पर केस करोगे, तो वो तो 2 मिनट में पुलिस बुला लेना है। ठीक है, ये रूल और रेगुलेशन अपने ऊपर लग जाएगा। तो ये अपन तो ये सोचते हैं कि मेरे को किसी ने चिपकाया, वापिस से उसको डाल देंगे, ऐसे तो भाई करेंसी रुकेगी नहीं। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है कि करेंसी को बैंक में रोका जाता है, और वो पता लगाते हैं अल्ट्रावायलेट से। मिलावट, सिग्नेचर, ऑटो किसी का, आपने किसी का सिग्नेचर करके ले गया, ठीक है, उसमें ध्यान रखना होता है। तो इसका सबसे बड़ा काम होता है राइटिंग वाइटिंग के अंदर कहीं पे भी आपने गड़बड़ कर दी, तो ये पहचान लेगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा काम होता है। मिलावट का कहीं भी काम आ जाए, केवल सॉलिड को छोड़ दो आप, ठोस को नहीं छोड़ना है। ठोस को छोड़ दो, मतलब सॉलिड में नहीं, मिलावट का पता नहीं लगाता है। बाकी किसी भी मिलावट आ जाए, किसी भी खाने पीने की चीज में मिलावट है, तो उसमें इसका भी बड़ा योगदान होता है। तो अल्ट्रावायलेट याद रहेगा सबको, तो ये इसकी यूजेज होता है। दूसरा, कहीं पे भी एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसका बड़ा योगदान है। यानी ये रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बड़ी कामयाब साबित होती है। अगर आपको कहे कि कोई चार ऑप्शन दे दे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सबसे बेस्ट रे कौन सी होती है, तो वो यही होती है, अल्ट्रावायलेट। याद रहेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी कौन सी होती है? अल्ट्रावायलेट यूवी ही होती है। तो मेरे सभी शेर इसको याद रखिएगा, इसमें कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे इसके एप्लीकेशन है, कहीं भी मिलावट आ जाए, जाली हस्ताक्षर करेंसी आ जाए, तो इसमें आपको यूज करना है। रीटर फीटर है, स्पीड वही है। चलो, और जो आइज की सर्जरी होती है उसमें भी इसको काम में लेंगे। तो सबसे पहले ये, और एक अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट होता है, उसमें भी काम में लेते हैं। तो सबसे पहले रीटर सूर्य से मिलता है, स्पीड वही है, तो कॉमन है, ये तो लिखने की आपको सिंपल याद रखना है। पानी का प्यूरिफाई वो वाटर ध्यान रखना। टू चेक द रॉन्ग करेंसी, नकली नोट की पहचान करने में। दूसरा, फिंगरप्रिंट की पहचान करने में। कोई वही हो गया ना, फिंगरप्रिंट है, राइटिंग है, सिग्नेचर है, वो सारे नाम बदल बदल के आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। ठीक है, हस्ताक्षर वही है। आइज, लेजर करते हैं ना, उसमें यही काम आती है, लेजर में यही भी काम आती है। तो कभी भी लेजर थेरेपी होती है, आंख का ऑपरेशन होता है, उसमें इसका बड़ा काम होता है। और मैंने लास्ट वाली बताया, टू चेक मिक्सिंग एंड डोपिंग, मिलावट की जांच करने में भी इसका बड़ा योगदान है। सॉलिड को छोड़ दो, बाकी सब मिलावट इसी के अंदर आती है। तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। हाँ, ठीक है, तो याद रहेगा इसका। तो पराबैंगनी का आपको यूज बताने, हानियां नहीं बतानी, इसकी अच्छी चीज बतानी है, बुराई चीज ये नहीं कि इसके वजह से काला होता है ये नहीं बताना, इसकी वजह से अपन को नुकसान होता है ये नहीं बताना, अच्छा ही चीजें बतानी है। तो ये थोड़ा याद रखना है। अब आते हैं अगले की वेव के पास। अगली वेव कौन सी है? एक्सरे। आ जाओ फटाफट, इसके बारे में बताओ, एक्सरे के बारे में क्या जानते हो? उड़ा दो इसको। एक्सरे, एक्सरे आती है जब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसको किसी मेटल पर गिराया जाता है, तो उससे ये रे बनती है। एक्सरे जो होती है, इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन और मेटल की टक्कर की वजह से बनती है। ये थोड़ा याद रखना।
पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन इसके आती क्यों है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल पर स्पीड से गिराते हैं तब ये वेव जनरेट होती है। ठीक है, ये पूछ सकता है, थोड़ा मे भी याद रखना। खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम रोजन थे, कल बताया था रोंजन। ठीक है, तो इसका रोंजन साहब यार, स्पीड वही है 3 × 10⁸ है। अच्छा खासा लेमडा है इसके पास, क्योंकि गामा की अच्छा मतलब लेमडा बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आवर्ती बहुत ज्यादा है इसके पास। राइट है। अब यूज क्या होता है, तो यूज मैंने अभी बताया था एक्सरे और सीटी स्कैन में। एमआरआई में तो रेडियो आती है, तो एक्सरे और सीटी स्कैन में कहीं पे भी आपके टूट फूट गया, फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया, तो कौन सी वेव काम आएगी, एक्सरे काम आएगी। तुम कहीं मान लीजिए बॉम्ब लेके चले गए, तो आपको देखा होगा मंदिर के बाहर एक डिवाइस लगी होती है ऐसी, जिसमें से अपन को गुजर के जाना पड़ता है। ये ध्यान रखती है, वो एक्सरे मशीन होती है कि आपकी बॉडी को स्कैन मारती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कि कहीं बॉडी में कोई बंदा है तो नहीं। अब तो आजकल ऐसा डिवाइस आ गया कि मान लीजिए किसी, अब फ्यूचर में ऐसी डिवाइस और आ रही है, किसी की बैंक किस्त ड्यू है, तो वहां फोटो वो बैंक रडार ऑपरेट कर लेगा उसको, मतलब ये सारा एक प्रकार का कम्युनिकेशन सेट करेंगे कि इस बंदे ने फ्रॉड कर रखा है, तो मंदिर के बाहर रह के तू रुक जा, तू बैंक से फ्रॉड किया हुआ है, तू जेल से भगा हुआ आदमी है, क्या क्या लिस्ट है उसको सबको डाटा को अपडेट कर देना है, और वहां मंदिर के बाहर वो मतलब ब्लर कर देगा, पुलिस वाले उसको वहीं से अरेस्ट कर लेना है। तो ये फ्यूचर में मतलब अपडेट होने, अभी तो ये कर रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी का कोई लिस्ट है रिकॉर्ड में पुलिस वाले के, और गलती से इस मशीन से गुजर रहा है तो उसके लिए भी अलार्म कर देता है। या फिर तुम चक्कू लेके जा रहे हो, कभी गलती से एक चक्कू वो नहीं होता क्या, मैं भी ट्राई कर सकते हैं, वो अपने एप्पल काटने वाला छोटा सा चक्कू आता ना, तो उसको रख लेना है इसे जेब में। ठीक है, गलती से बोल देना, चेक करना, क्योंकि हम तो पढ़े हैं भाई, चेक करना अपना काम है। ठीक है, ऐसे और कहीं मत ले जाना, तो एक नॉर्मली ले जाना, फिर वो क्या आपको अलार्म करेगी मशीन, तो आपको पता चल जाएगा देखो क्या कर रहा है। तो एक्सरे ने आपको डिटेल कर लिया, उस मशीन को ये बता रखा है कि ये वैल्यू आ जा, ये चीजें आ जाती है, ब्लेड ले गए मशीन बढ़ जाएगी, और बॉम्ब ले गए तो फिर गार्ड मामला गड़बड़ है, तो वो मशीन अलार्म कर देगी, फिर पुलिस वाले आके चेक करेंगे वो क्या है, कि छोटा सा चक्कू है कि क्यों लेके आया, कि ऐसे ही एप्पल खा रहा था छोटा बच्चा उसका रह गया, ठीक है वो फिकवा देते हैं वहां पर। और इसका ध्यान रखना, तो यहाँ पर वो डिटेक्ट करती है। या फिर आप जा लीजिए किसी एरोप्लेन से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है एयरक्राफ्ट के ऊपर से, जहां पर जो स्टेशन होता है ना, एयर स्टेशन होती है, वहां पर इसका ध्यान रखा जाता है। आपको पता है वहां से कोई भी लक्ष्य सबसे ज्यादा तस्करी करते हैं वहां पर, सोना चांदी सबसे ज्यादा 2 नंबर का आता है इधर उधर से। तो वहां क्या होता है, वहां एक्सरे मशीन लगी हुई होती है, तो वो कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जूतों की तलों में डाल लाते हैं गोल्ड, बॉडी के पार्ट्स में छिपा लाते हैं, राइट है, ऐसी ऐसी चीज ले आते हैं, मतलब अपनी जो ट्यूब नहीं होती क्या, कोलगेट वाली ट्यूब, उसमें पूरा सोना और ऊपर कोलगेट और ढक्कन, तो ये मशीन डिटेक्ट कर लेती है। तो इसमें आप इसको छिपा नहीं सकते, आप इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते आप लोग, ये ध्यान रखना। तो ये डिटेक्ट कर लेती है आपकी बॉडी में क्या है और क्या नहीं। इस बॉडी को ये बता रखा है, इस मशीन को ये समझा रखा है, इसमें प्रोग्रामिंग सेट कर दी जाती है, ये ऑब्जेक्ट होता है तो आपको रुकना है, तो वो अलार्म कर देती है और फिर आदमी को रोक लेता है। तो एक्सरे मशीन पे याद रहेगा। तो इसका यूज आपको ध्यान रखना कहीं पे भी, और आपने कभी मॉल में जाते हो उसमें भी यूज होता है कई बार, आजकल मॉल हो गए ना कई जगह, तुम अंदर घूम के कोई चीज को डाल रहे है, राइट है, तो वो ये पकड़ लेगी आपका, जाते समय आते समय वेट भी चेक करती है, और आपका पूरा मतलब बिलिंग वाला, इसमें बार कोड सेट होते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट अंदर बाहर आए हैं उसमें, अगर वो गलती से आपने किसी का कोई बिना बार कोड के लिया है तब मामला गड़बड़ है। हाँ, तुम अंदर केले खा के आ गए, फिर इसका क्या उगाड़ कर लेगा। तुम अंदर बनियान का बार कोड उतार के बनियान पहन के ऊपर शर्ट पहन के आ गए, उसका ये क्या उखाड़ देगा। तो कई ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर जिस पर ये फेल है, लोग करते भी हैं। शुरू शुरू में आया था तो प्रोजेक्ट फेल जरूर हो गया था, लोग खा के आ गए अंदर, क्योंकि लोकतंत्र है, फ्रीडमनेस है, कहीं भी जा सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। मतलब पूरे मॉल को घूमे एसी में, नहीं खरीदूंगा मैं तो बाहर कह देना कि बाहर धूप में वेट कर रहा था, बस मेरी 1 घंटे लेट आएगी, तब तक मैं जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए अंदर आ गया, तो आपको रोक नहीं सकता, आप घूम फिर के आ जाओ और फिर चले जाओ, राइट है। तो ये अपना फ्रीडमनेस है, तो ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है अपने पास, कि अपन घूम सकते हैं, ले तो लेनी है हमारी मर्जी, हम तो देखने आए, पसंद आए तो ले, हमें कोई पसंद नहीं आया। तो गलती से वो तो ठीक है, लेकिन कोई चीज खा के आ गया उसका क्या करें। तो अब जितने भी खाने वाने की चीज है उसको पैक करने लग गई कंपनियां, तो आजकल आपको नहीं मिलते, आलू मिलते हैं उसका क्या करें, नारियल मिलते हैं खुले में उसका क्या करें, चावल मिलते हैं उसका क्या खाएं, राइट है। तो वो खाने की पहले बादाम रख रखे होते हैं, काजू ऐसे पड़े रहते थे, तो लोग उनका बार कोड मशीन खत्म, फिर बॉडी में गया उसका क्या स्कैन करेगा वो, राइट है। तो ये जुगाड़ रखते थे, तो याद रहेगा। तो ये एक्सरे मशीन में ये काम आती है, तो कहीं पे भी ये मिलावट सिलावट का कहीं काम आ जाए, हड्डी टूटने में आ जाए, मेडिकल सेक्टर में आ जाए। आपको पता है कभी आपने, अगर आपने कभी हॉस्पिटल में गए हो, तो जहां पर ये एक्सरे मशीन होती है, जिस कमरे में एक्सरे मशीन होती है, सीटी स्कैन वाले में भी ये वेव काम आती है, जिस मशीन में ये मतलब रखी होती है उसके बाहर एक कमरे का नाम लिखा हुआ होता है, उसका नाम बता सकते हो तो तुम बता दो। उस कमरे के बाहर लिखा होता है कि फलाना रूम है ये,
उस रूम का नाम क्या जानते हो बताओ? रेडियोग्राफी। अगर तुम्हें नाम पता है तो रेडियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी आ जाए तो उसमें यही वेव काम आती है, आपकी एक्सरे काम आती है। तो रेडियोग्राफी मतलब जिसमें एक्सरे मशीन पड़ी है, जिसमें सीटी स्कैन टाइप की मशीनें पड़ी है, तो रेडियोग्राफी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जुगाड़ याद रखना है, तो मेरे हिसाब से सारे शेर याद कर लेंगे। और कोई भी सबसे बड़ी चीज है, जैसे आपने मान लीजिए कि आप मार्केट से कॉपर लेके आ गए, तांबा महंगी धातु है, अगर उसमें एल्यूमिनियम या लोहा डाल दिया तो तब फिर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दो मेटल में मिक्स कर दिया, दो धातुओं को मिक्स कर दिया, उसकी जांच करने में सबसे बड़ा योगदान होता है एक्सरे का। तो कोई मान लीजिए मार्केट में वो स्टील लिया है, राइट है, स्टील कॉस्टली होती है, उसमें लोहा डाल दिया 50-60 रुपए किलो का, 400 रुपए किलो की चीज में 50 रुपए किलो की, मतलब लोहे की रोड लगा के, जैसे अपने घर की रेलिंग नहीं होती, तो आप मुझे बताओ स्टील की होती है, अगर वो पूरी लोहे की हो तो, और ऊपर पॉलिश मार दिया स्टील की, आपको स्टील का भाव चिपका दिया। और इतने होशियार होते हैं कि एक दो पाइप ओरिजिनल लगा देते हैं, बाकी लोहे के लगा देते हैं, पूरे लोहे का लगा देते हैं। और आप जब आ जाओगे तो कहोगे देखो इसको काट के दिखाता हूँ, देख लोग तो पागल, वो काट के दिखाएगा, देखो अरे वो तो पहला पार्ट तो ओरिजिनल ही है, बाकी सब लोकल है। फिर तुम सोचोगे हाँ हाँ ये बढ़िया आदमी है, ओरिजिनल है, तुम दे दे पूरी की पूरी, तो तुमने लिया है, बाकी वो चिपका दिया चुना। तो वो पता लगाने के लिए आपको एक्सरे मशीन चाहिए, राइट है। तो उसके अंदर भी आपको, हाँ रेडियोग्राफी कहते हैं उसको, पैथोग्राफी नहीं, हाँ रेडियोग्राफी कहते हैं थॉमस बेटा, रिया, हाँ ठीक है। तो याद रहेगा चीजें। तो ये मशीन के अंदर तो मिलावट की जांच करने में, हाँ सॉलिड मटेरियल जितनी भी हाँ लिक्विड मटेरियल में अल्ट्रावायलेट, सॉलिड मटेरियल एक्सरे। उड़ा दो रंजन साहब, याद रहेगा। रंजन ने खोजा था जब किसी भी व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ टारगेट ऑफ द मेटल, या टंगस्टन से किसी चीज से टकराते हैं, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को स्पीड से भगाकर किसी मेटल से टकराते हैं, तब ये वेव जो बनती है, मैंने अभी बताया था, स्पीड वही है 3 × 10⁸ यूज मैंने बता ही दिया। मेडिकल सेक्टर में काम आती है, सीटी स्कैन, एक्सरे और सीटी स्कैन दोनों में काम आती है, ठीक है, जिसको रेडियोग्राफी भी कहते हैं अपन। चिकित्सा के क्षेत्र, वो तो वही बात हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया ये तो। हवाई अड्डों पे सामान की जांच करने में, टू चेक गुड्स एंड सब्सटेंस एयर स्टेशन, वहां मिल कुछ भी गड़बड़ किया हत्या, आप कभी भी एरोप्लेन में जाओ तो आप छोटी सी एक ब्लेड है ना जेब में रख लेना, नाखून काटने वाली, मैं भी जनरल नॉलेज, नाखून काटने वाली छोटी सी ब्लेड होती है ना, वो सेविंग वेविंग वाली रख लेना। आप वहां अंदर घुसते आपको क्या है सबका जवान, रुक क्या लेके आए रहे अंदर, तो आप कहना क्या रख रखा है ये ब्लेड, कि नाखून काटना है, नहीं अलाउ नहीं है अंदर, तुम किसी का गला भी काट सकता है। तो आपको वो फिर तुरंत तुम्हारा रिकॉर्ड देखेंगे, भाई साहब ये कोई पीछे कांड तो नहीं करता, तो तुम्हारा रिकॉर्ड तो एकदम साफ है, तब तो छोड़ देंगे। अगर तुमने कोई कांड कर रखा है पीछे रिकॉर्ड है, तुरंत अंदर ले लेंगे वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो जो चीजें वो मतलब बना कर रखी है वो नहीं लेके जानी चाहिए, नहीं तो वो फिर है ना वो, हाँ लंबा अटका देते हैं उन चीजों को लेकर, फ्लाइट व्लाइट बाद में, पहले वो अपने जांच करते हैं मिलावट की जांच करने में, और रेडियोग्राफी याद रहेगा चीजें, तो ये सिंपल सी चीज है। अब आते हैं अपने लास्ट वाला टॉपिक, गामा। इसका नंबर है गामा का। तो गामा के बारे में क्या जानते हो? गामा मामा के बारे में क्या जानते हो? गामा रे, सर की गामा रे के बारे में उड़ा दो, फिर अपना छोटा सा टॉपिक और बचा है। अब गामा की बात करते हैं। तो गामा का एक प्यारा सा सेगमेंट बता दूं क्या है। गामा जो आती है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से आती है, जो रेडियो एक्टिव नाभिक होता है ना, उनसे तैयार की जाती है। कोबाल्ट 60 इसका सबसे बढ़िया जनरेटर है, मतलब उत्पादक करता है, कोबाल्ट 60 से बनती है ये, रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव नाभिक से आती है, राइट है। सबसे बड़ी खासियत क्या है इसके पास, इसका लेमडा, इसका गामा का है ना, गामा का लेमडा सबसे छोटा है, लेमडा सबसे छोटा है, राइट है, सबसे छोटा है, ये ऐसे याद रखना, इसका सबसे छोटा होता है लेमडा। और लेमडा छोटे छोटा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, यानी अच्छी खासी एनर्जी रखता है, सबसे ज्यादा एनर्जी रखता है ये वाला। पहला तो ये आप डाटा याद रखना, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि इसका पहला और लास्ट का पूछ सकता है, बाकी की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी चीज है आती का है, वो तो याद रहेगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से तैयार की जाती है, कोबाल्ट 60 इसका सबसे बढ़िया उत्पादक करता है, उसी से ये बनाई जाती है। यूज पूछ सकता है, तो सबसे कम यूज है लेकिन काम की यूज है, कैंसर के इलाज में, पिछली बार एग्जाम में आया था, कैंसर के इलाज में, हाँ पोल विलाट ने इसको खोजा था, ये तो क्लियर है आपका। हाँ बता दो भैया आप। तो याद रखना इसके अंदर, तो एक चीज दिमाग में रखना कि इसका जो काम है, मतलब इसका इस गामा का जो काम है, पोल विलाट तो चलो इसके डायरेक्टर थे, मतलब खोज करता थे, फिर फाउंडर थे, लेकिन मेन चीज जो चीज है वो यूज करना याद रखना, तो कैंसर के इलाज पे, ये पिछली बार एग्जाम में आया था। और कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 सबसे ज्यादा काम आता है, वर्ड याद रखना बेटा, कोबाल्ट 60, ये न्यूक्लियस काम याद रखना, नाभिक। दूसरा, इतना बारीक से होता है कि इसको इसको लेजर है ना, ये लेजर होती है, बहुत स्पीड एनर्जी होती है इसके पास,
अच्छी खासी, तो कांच की कटाई में काम में लेते हैं, कांच को काटने में लिए। कभी आपने एक चीज देखी होगी, कई बार आपको डॉक्टर के पास गए होगे, आपको पता है कि एक इंजेक्शन दोबारा नहीं लगाते हैं, क्या ये बात सत्य है? वो इंजेक्शन क्या खराब होता है, सुई तो है, भरा, लगाया, फेंक दिया, लगाया, वो फेंक क्यों रहा है? दूसरे के ठोक दे, तीसरे के ठोक दे, हो सकता है ऐसा पॉसिबल, ब्लड कैंसर हो जाएगा। खुद के नहीं लगा सकता, खुद का एक इंजेक्शन ठोक दिया, फेंकना पड़ेगा, क्योंकि फिर माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं। अगर उसको दोबारा लगा दिया, खुद का इंजेक्शन खुद के ही नहीं लगा, खुद के लगा दिया, तो सोच के देखिए वो ब्लड कैंसर होगा उसको। तो दूसरे का तो सपने में भी नहीं सो सकता। अब आप मेरी बात सुनना, कि वो फेंकता जरूर है उसको डॉक्टर, याद करना। इसका मतलब आप खुद का खुद की यूज नहीं कर सकते, तो दूसरे का सवाल ही नहीं बनता। याद रखना, अगर ऐसा करते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाते हैं। आजकल बहुत कम एज में ब्लड कैंसर होने लग गया, और ये लापरवाही की वजह से होता है। कई बार डॉक्टर इसमें हरकत कर देता है, डॉक्टर छोड़ो, नाई कर देता है, नाई बाल कटाते हैं, वो कट जाता है, उस ब्लेड के उस तरह के लग जाता है, और फिर वो दूसरे के चिपका देता है, और गलती से ब्लड उसके भी कट गया और उसके लग गया, तो फिर गया। एक ड्रॉप बहुत इसके तो करोड़ों का काम करती है। ठीक है, वो ब्लड में फिर ऐसा जाएगा, फिर उसकी मतलब मामला खत्म है, फिर तो मतलब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसे ध्यान रखना होता है। जो अपन नाखून काटते हैं वो ब्लेड दोबारा यूज, मतलब किसी, मतलब अपन ब्लेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कटना नहीं चाहिए उससे, लेकिन किसी पड़ोसी का तो नहीं ले। आप हॉस्टल में रहते हैं, रूम शेयर करते हैं, उसका तुम काट रहे हो, तुम उसका काट रहे हो, एक दूसरे की रेजर यूज कर रहे हो, एक दूसरे की ब्लेड यूज कर रहे हो, तो वो फिर आपके लिए ब्लड कैंसर का है। तो आप मुझे बताइए, फिर हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो पूरा का पूरा ये पूरा पेट खोलते हैं, और उसके अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, तो उनके ब्लड नहीं लगता क्या? लगता है ब्लड। तो फिर क्या करते हैं वो सारे, ऑपरेशन खत्म होने के बाद में सारे इंस्ट्रूमेंट को एक जगह डालते हैं और फेंकाते हैं। फिर तो लोल लकड़ वाला का बाहर दुकान लगा लें अपन, उठा के ले आते हैं, बेच देते हैं वापिस। दिमाग लगाओ। हाँ, हो सकता है भाई। भाई आरती ने एक लाइन लिखी है, सभी बच्चे उसको सुने। ना सिर्फ पढ़ाते हो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हो, फिजिक्स के साथ साथ फ्यूचर भी क्लियर करवाते हो। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। तो एक चीज सारे बच्चे दिमाग में रखना, क्या लगता है वो उसको फेंकेगा? इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट फेंकेगा? फिर एक सुई को क्यों फेंक रहा है वो? इतने बड़ी को पूरे औजारों को फेंक नहीं रहा और वो इसको नहीं फेंक रहा, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है गामा रे। उस गामा रे, अब इतने बड़े इंस्ट्रूमेंटों को फेंकेंगे तो और यूज कर लिया तो कैंसर हो जाएगा। ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, सबसे खतरनाक बीमारी होती है ये, और इंसान का पता ही नहीं रहता जिंदा कब निकल जाता है इसमें से। और रोग का पता बहुत लास्ट स्टेज पे पता चलता है, पता नहीं चलता इसका। थकान होती है इंसान, जैसे बीपी जैसे शुगर इसके सेगमेंट होते हैं, पता ही नहीं चलता, कोई गांठ वाट नहीं होती इसकी। तो इसकी सबसे बड़ी चीज है, फिर ऑप्शन क्या है इसका? इसका मतलब तो वो फेंकेंगे तो नहीं, क्योंकि इतना इतना फेंकेंगे तो फिर इंस्ट्रूमेंट तो खत्म है एक ऑपरेशन में तो। फिर ये लेजर लाते हैं, इस लेजर से उसको सफाई करते हैं। तो जितने भी ध्यान रखना, ये थोड़ी कॉस्टली होती है। अब 10 रुपए की इंजेक्शन को साफ करेंगे तो उतना मतलब खर्चा आ जाएगा उसका 200-250 रुपए। तो इससे बढ़िया तो इंजेक्शन को तो नया ले आते हैं। लेकिन बड़े इंस्ट्रूमेंटों को, यानी मेडिकल इंस्ट्रूमेंटों की सफाई करने के लिए सबसे वेब काम में आती है, तो वो गामा आती है। इसमें माइक्रो बैक्टीरिया होता है, लेजर होती है, ये छोटी छोटी बैक्टीरिया को जला देती है। अगर आप इंजेक्शन पे भी करोगे तो कर लो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इसका 200-250 रुपए का खर्चा आ गया, और 200-250 रुपए का खर्चा आ गया, 10 रुपए का 20 रुपए का इंजेक्शन है। इसलिए इंजेक्शन जैसी चीजों को तो नया ले आते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंटों को आप बड़े इंस्ट्रूमेंटों को जो है वो आप मतलब रिपीट नहीं करते, तो इसलिए उसमें कौन सी वेव डालते हैं? गामा। तो याद रहेगा सबको, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटों की साफ सफाई में कौन सी वेव काम आती है? गामा काम आती है। और कई बार देखा करो, लंबी दूरी तक जो होता है ना, सामान जाता है एक देश से दूसरे देश तक। अगर मान लो सिंपल पूछते हैं, अपने कोई फ्रूट जा रहे हैं, जैसे मान ले बनाना जाए, नॉर्मल खराब हो जाता है 2 दिन में, 1.5 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में खत्म। कि मान लो किसी एक देश से दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उसको 7 दिन उसको शिप में हो गया, जहाज में रह गया, तो खराब हो जाएगा ना, तो फिर क्या बेचोगे तुम लोग? तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो फिर एक उसको स्पेशल डिजाइन किया जाता है, उसको उसमें पूरी की पूरी में ये गामा रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है। तो किसी भी खाने पीने की जो चीजें होती है, कई बार देखा करो आप फॉरेन कंट्री में, अपने तो क्या ज्यादा तो खुले में मिलता है, मतलब पैकिंग आइटम कम खाते हैं अपन, राइट है, लेकिन फिर भी अपने पैकिंग आइटम तो आता ही है ना। किसी खाने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सबसे बड़ा योगदान होता है गामा रे का।
राइट है, खाने की चीजों को। इसलिए वो जो ट्रक का पूरा कंटेनर होता है उसमें स्पेशल डिजाइन किया जाता है, गामा रे से प्रोटेक्ट किया जाता है। गामा रे बैक्टीरिया आने ही नहीं देगी, बैक्टीरिया नहीं आएगा तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, किण्वन नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, और उसमें वो नुकसान, वो बैक्टीरिया जब आएंगे नहीं तो उसका नुकसान कहां से होगा, इसलिए उसको अपन लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। राइट है, तो गामा रे याद रहेगा सब बच्चों को, गामा रे क्लियर है चीजें। तो गामा रे कैंसर इलाज। दूसरा इलाज क्या काम करना है, कांच की कटाई में। तीसरा काम क्या है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटों की साफ सफाई में। फिर क्या है, किसी भी खाने पीने की जो प्रोडक्ट है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में इसको काम में लिया जाता है। तो याद रहेगा सभी शेर। तो ये जनरल जानकारी है, याद रखना बेटा, इसमें गड़बड़ नहीं करना। पॉल विलार्ड ने खोजा था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, इसको बात करते हैं। कोबाल्ट 60 सबसे बड़ा योगदान है इसमें, याद रखना इसमें कोबाल्ट 60। ठीक है, वेग बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, तो 3 × 10⁸ रख दो ये वैल्यू। राइट, लेमडा कितना रखोगे, लेमडा अभी बताया था 10⁻⁻12 मीटर से -14 मीटर फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे। राइट है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। F1 बराबर C बटा लेमडा 1, एक में निकाल दूं, 3 × 10⁸ और लेमडा 1 ये रख दो -12, तो कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ और 12 कितना हो जाएगा 20 हो गया क्या, ये हर्ट्ज हो गया। और दूसरी फ्रीक्वेंसी तो C बटा क्या आ जाएगा लेमडा 2, C की वैल्यू तो फिक्स है अपने पास बेटा जी 8, और लेमडा 2 10⁻⁻14। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा 14×4 18×4 22 हो गया क्या, चेक कर लेना, 22 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है। ठीक है, ये वाला तो कर लोगे। अगर आपको लेमडा याद है तो आपको अच्छे से याद कर, डाटा अच्छे से याद कर लेना है। अब एनर्जी कैसे निकालोगे वो खुद निकाल लेना, जैसे रेडियो की निकाला था। मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, E1 बराबर एच म्यू, खोलोगे तो क्या आएगा सर HC बटा लेमडा 1। ये वैल्यू मैंने बताया था कितना, 2 × 10⁻⁻25, और लेमडा 1 की वैल्यू ये रख दो -12, -12। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻12, काट दो, इसमें कितना बच गया, 3 बच गया क्या, मीटर, मीटर क्या जूल। क्लियर चीज है, तो ठीक है। अब ऐसे E2 निकाल लेना आप, ये आपके लिए एच म्यू HC बटा लेमडा 2 रख लोगे, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻25, और लेमडा की वैल्यू रख देता हूं मैं, तुम क्या गड़बड़ करोगे, 14 रख लो। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻, कितना हो गया 1, 1 सही है क्या, तो माइनस का ही बचेगा, तो ये भी खत्म आपका। तो इसका मतलब आपको दो बातें दिमाग में रखना है, हाँ 22 20 ठीक है। तो इसका मतलब ये नजर रखना है कि पहले और लास्ट की जरूर ध्यान रखना, बाकी इसी से सभी की निकाल सकते हो, क्योंकि लेमडा मैंने आपको शुरू में दे दिया। तो ये आपका खत्म इसका खेल। यूज कैंसर मेडिकल इंस्ट्रूमेंटों की साफ सफाई में काम आता है। कोई भी जो यूज सेफ फूड फॉर मटेरियल फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में बता ही दिया। और किसी भी आर्टिफिशियल न्यूक्लियस बनाना है, मतलब आपको जैसे आइसोटोप बनाना है, समस्थानिक बनाना है, समबारिक बनाना है, वो इसमें से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी इसकी। और कांच की कटाई, यूज टू कटिंग ऑफ ग्लास या कांच, जो भी है कांच को काटने में भी इसको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। अब आते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, ये तो वाला क्लियर, ये वाला सभी शेर आ जाओ। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे, ये बेसिक चीजें यूज आएगा। तो इतने सारे मैंने लगभग 10-10 एग्जाम्पल है, तो 8-10 एग्जाम्पल सबके बताए हैं, तो इनको थोड़ा याद रखना, किसी के ज्यादा है किसी के कम है, तो मैंने एडिशनल जो बोले हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी लिखे में उनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब एक चीज आती है चैप्टर की, जो बैकबोन है वो है विस्थापन धारा, वहां से क्वेश्चन आता है विस्थापन धारा और मैक्सवेल इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, करंट के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, मैक्सवेल साहब के बारे में आया था। किसके बारे में, मैक्सवेल साहब के। उन्होंने ये सोचा, उनके दिमाग में एक बात आई क्या, कि जिस प्रकार से चुंबक के एन और एस के बीच में ये लाइनें होती है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, चुंबक के क्षेत्र होते हैं, अगर इनको छेड़ोगे तो एक करंट बनेगा। अगर आप इन लाइनों को छेड़ोगे तो एक करंट बनेगा, उस करंट का नाम है भंवर धारा या प्रेरित धारा। एडी करंट का नाम सुना है, इंड्यूस करंट, एडी करंट, भंवर धारा, वो आती है। ये जो एडी करंट है, अगर आप इसको कोई छेड़ोगे तो इसमें एक करंट बनेगा भंवर धारा, नाम सुना है एडी, एडी करंट। ये दिमाग उनने सोचा कि यार क्यों नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता होगा ऐसा नाटक, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि तो फिर प्लस की प्लेट के बीच में भी ऐसा होता होगा, तो उन्होंने इस लाइनों को छेड़ा।
जब इनको इस लाइनों को छेड़ा तो फिर एक और करंट मिला, उसका नाम था विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रहेगा ये वर्ड? तो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपको जुगाड़ याद रखना है। हाँ बिल्कुल। अब नजर रखना, तो ये भंवर धारा है और ये विस्थापन धारा है। तो ये बताओ साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, फिर इसने सोचा कि यार ये तो मजेदार चीज है, इसको छेड़ने पर उनको करंट मिला। और ये जो संधारित्र की प्लेट होती है, संधारित्र की एक प्लेट प्लस की होती है, एक प्लेट माइनस की होती है, तो बीच में तो खाली होता है, वैक्यूम होता है। इसका मतलब उसमें जो करंट बनता है ना, यहाँ जो करंट बनता है वो यही होता है विस्थापन धारा। तो ये आपसे पूछे ये बनता का है मोस्टली, तो आपको कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में बताना है। और हवा है, कुछ भी नहीं है वहां पर, तो वैक्यूम है, निर्वात है। इसका मतलब ये करंट निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है, बिना तार के भी चल सकता है। और आईफोन जैसे फोनों में है कि नहीं है आजकल वाईफाई नेट, आप ऐसा वो आ गया ना डिवाइस कार में आता है, उसमें रख दो आप, मतलब वो प्लग वाला सिस्टम हटा दिया, आप रख दो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है, एक मात्र क्वेश्चन ये पूछा पिछली बार, तो इसका मात्रक पूछा था, मतलब एम्पीयर ही होता है, विस्थापन से क्या है, धारा तो धारा ही होता है, करंट तो करंट ही वो एम्पीयर में मापा जाएगा। लेकिन सारे बच्चे रखना, इसमें स्पेशल बात क्या है, दुनिया में जितने भी करंट है वो तारों से चलते हैं। ये बल्ब जलाऊंगा तो तार ही लगाना पड़ेगा, लेकिन ये करंट बिना तार के चलेगा। अगर फ्यूचर इसका हुआ, अगर इसका फ्यूचर हुआ, तो ये पंखा वाईफाई चलेगा, ये वाईफाई चलेगा। लेकिन इंसान का शरीर कंडक्टर है, चालक रह गया, ये मोटी समस्या है। इंसान का शरीर चालक रह गया, ये मोटी समस्या है, इसलिए इसमें दिक्कत आती है। राइट है, तो थोड़ा इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इंसान का शरीर चालक रह गया, इसलिए इस पर अभी थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी बाकी ये ध्यान रखना, इन्होंने ये इसके बारे में बता दिया था, वैक्यूम में भी ये काम कर सकता है, हो सकता है फ्यूचर इनका हो, फ्यूचर तो जरूर है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट में है। तो विस्थापन धारा किसकी वजह से आती है, चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में चेंज की वजह से आती है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। तो सारे बच्चे इसका ध्यान रखना। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम मैक्सवेल था। वैक्यूम में भी चल सकते हैं, यानी बिना तार के बल्ब को जलाया जा सकता है। इसकी कुछ रेंज होती है, वो ध्यान रखना। अभी 5 मीटर के आसपास इसकी रेंज है, कितने मीटर है इतनी अंदर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। 5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, मतलब कहाँ तक ये मतलब इसको कवर कर सकता है। 5 मीटर, ये 1 मीटर इतना सा होता है, ठीक है। तो ये तो अभी आपकी एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है, तो इसको कोई ज्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। रेडी मेरे सभी शेयर? अब आप मैं इसको आगे बढ़ू उससे पहले एक दो क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए, फिर विस्थापन धारा की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ इसका पहले, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले अपन एक काम करते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को फ्री कर देते हैं पहले, फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। आ जाओ इसको फ्री करते हैं अपन, फॉर्मूला याद करते हैं पहले, फिर आपको एक चीज समझाता हूँ। फॉर्मूला याद रखना है इसका विस्थापन धारा का, कोई बता सकता है क्या होता है? आईडी। भाई आपको पता है कैपेसिटर में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। तो एक फॉर्मूला याद रखना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई। अब यहाँ पर एक बच्चा गड़बड़ करता है कि ई आएगा कि बी आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से तो मतलब ही नहीं है, वो तो संधारित्र में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। तो यहाँ पर ई आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट है, डी फाई ई अपॉन में डी टी। और आप मुझे ये बताओ, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, फाई बराबर तो ई होता है, फाई बराबर तो ई होता है, तो रख दो यहाँ पर। तो ए तो बाहर आ जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा सर, डी ई अपॉन में डी टी हो जाएगा। सर इसका मतलब इसके तो दो फॉर्मूले हो गए। बताओ फॉर्मूला याद रहेगा सबको? दो फॉर्मूले हो गए, एक में फाई ई, ई को खोल दिया तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए, तो ए बाहर आ जाएगा ई, तो ये हो गया। और एम्पीयर इसका होता है मात्रक, ठीक है, अदिश राशि ये स्केलर है, दिशा से कोई मतलब नहीं है। विमा भी वही है, एम्पियर। बाकी चीजें खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम मैक्सवेल था, याद रख जाएगा सबको। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या चेक करना है, ई चेक करना है, बी आएगा ऑप्शन में, बच्चा बी लगा देता है, ई की जगह बी। राइट, तो इसका मतलब कारण क्या हुआ, इसका उत्पन्न होने का कारण क्या हुआ? जैसे आप मुझे बताओ त्वरण को कैसे लिखते हो, एक्सेलरेशन को? सर डीवी बटा डी लिखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर। दो नाम हो सकते हैं, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र। बोलो, विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र। चुंबक का कोई मतलब नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। राइट है, हाँ बिल्कुल बेटा। तो आप इस फॉर्मूले पे आप मुझे बताओ, ये क्या ये दो बात सही है? खोज करने वाले का नाम मैक्सवेल साहब है। दो कारण पढ़ना, या तो फ्लक्स में चेंज बोलो या विद्युत क्षेत्र में चेंज बोलो। द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। दो क्यों बोल रहे हैं?
आप मुझे बताओ फ्लक्स आई ई, और नॉर्मल ई क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दो फॉर्मूले ई या फी, या तो फ्लक्स में परिवर्तन या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, राइट है। चुंबक का कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे सभी शेर याद रहेगा। और ये संधारित्र की प्लेटों के बीच में बनती है, ये कैपेसिटर की एक प्लेट प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तो इसकी प्लेटों के बीच में बनती है जहां वैक्यूम होता है, ठीक है, निर्वात जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर ये करंट बनती है, तो वैक्यूम में ये टर्न चलती है, इसी करंट को अपन आईडी बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। तो याद रहेगा ये, यही होती है आपकी विस्थापन धारा। हाँ सर, याद रहेगा आई डी, राइट है। और जो तारों में दौड़ती है उसको नॉर्मल आईसी बोलते हैं। और संधारित्र में एक चीज ध्यान रखना सभी शेर, संधारित्र में क्या होता है कि जितना आईसी होता है उतना ही आईडी होता है। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में और आ भी सकता है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ऑपरेट कर सकता है, जैसे मैं आपको एक कैपेसिटर दे दूं, नजर रखना, मैं एक आपको क्वेश्चन दे दूं, ऐसे कैपेसिटर दे दिया, सारे शेर याद रखना इस बात को, राइट है, ऐसे कोई वैल्यू दे दिया, राइट है। अगर मैंने आईसी की वैल्यू 2 एम्पियर दे दी, इसका एग्जाम्पल ऐसे उतारना, ठीक है, इसका ऐसे लिख लेना आप एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। यहां पर आईसी की वैल्यू मैंने मान लीजिए कि 7 एम्पियर दे दिया, कितना एम्पियर दे दिया, 7 एम्पियर। अगर मैं आपसे आईडी की वैल्यू पूछूं तो आपसे वो पूछेगा आईडी विस्थापन धारा का मान बताइए, डिस्प्लेसमेंट करंट का मान बताइए। तो संधारित्र में जितना आईसी होता है उतना आईडी होता है, राइट है। तो बताओ क्या याद रखोगे कि जितना आईसी होता है उतना ही आईडी होता है। सी का मतलब होता है कंडक्शन करंट, तारों में दौड़ने वाला, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, संधारित्र के बीच में दौड़ने वाला। दोनों का एक ही फॉर्मूले से ऑपरेट कर सकते हैं आप, और दोनों के लिए आप क्या लिखेंगे, 7 एम्पियर लगाएंगे, राइट है। तो एक देके दूसरा पूछेगा, तो दोनों संधारित्र में कैपेसिटर में आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो उड़ा दोगे इस फॉर्मूले को। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। कारण क्या है, कारण ये रहा, दोनों या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। बोलो, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर और ये चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर। और सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर यहां पर मैंने विद्युत की जगह चुंबक लगा दिया तो बहर धारा आएगी। बहर धारा से पहले, बहर धारा में एक कारण हो रहा है, उससे पहले प्रेरित धारा लिख देना, इंड्यूस करंट आएगा। प्रेरित धारा नाम सुना होगा, प्रेरित धारा, इंड्यूस करंट आएगा, तो वो बहर धारा में चला जाएगा उधर वाले चैप्टर में, तो वहां पर चुंबक लिखते ही। तो आपको देखना, विस्थापन धारा को इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, तो वो उड़ा दोगे। तो ये कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। अब आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले एक चीज दिमाग में रखना, मैक्सवेल ने कितने समीकरण दिए थे, बताओ मैक्सवेल ने कितने समीकरण दिए थे। अब सारे शेर याद रखना। हाँ बिल्कुल बेटा, एक जुगाड़ बताऊं, मैक्सवेल वो वैज्ञानिक थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, और उनके पास एक बड़ा सा विचार था। उन्होंने ये कहा, तुम ये गाउस फेराडे वेराडे ने जो भी नियम बनाए हैं, एक काम करो, मेरे पास आओ आप लोगों को, मैं एक जुगाड़ देता हूँ आप लोगों को। उन्होंने कहा कि, कहते हैं कि उनकी 4 फॉर्मूले में ये जो 12th क्लास की फिजिक्स है वो खत्म है मोटी मोटी, इतना मतलब दम रखता है इनका ये। तो इन्होंने ये कहा कि यार एक चीज कंफर्म है, ई से बी बनाया जा सकता है और बी से ई बनाया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है। और उन्होंने काम किया और ये सिद्ध सिद्ध हो गया उनके पास। तो एक चीज बोला उन्होंने, एक नाम बोला, उस नाम को पकड़ना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आएगा, 200% चांसेस है इस क्वेश्चन का। तो ये ध्यान रखना, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन सबको याद रखते हैं, लेकिन इसकी जो अंदर की कहानी है वो बच्चा भूल जाता है, तो वहां एग्जामिनर वार करेगा, थोड़ा उधर नजर रखना। नॉर्मल ई से बी कभी नहीं बना सकते आप। देखो नीचे क्या लिखा है, अगर नॉर्मल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उससे कभी भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना सकते, तो ये बराबर के चिन्ह को काट देना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन विद्युत क्षेत्र बदलता हुआ है, वेरिएबल है, चेंज होता हुआ है। अगर परिवर्तित है, वेरिएबल है, तो बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का काम कर सकता है, वो बना सकता है। यानी आप ई से बी बना सकते हो, मैं भी क्लियर है, और बी से ई भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बी से ई भी बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ई भी बदलता हुआ होना चाहिए और बी भी बदलता होना चाहिए। अगर दोनों कांस्टेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर कांस्टेंट है तो पॉसिबल नहीं है, और अदरवाइज ये कितना है, नॉट इक्वल। बताओ याद रहेगा, हाँ बिल्कुल भाई, 4 इक्वेशन है। तो बताओ याद रहेगा सबको, मतलब ये तो इक्वल होगा, ये सही है। मतलब बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है, और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बना सकता है, कांस्टेंट नहीं बनाएगा। मतलब उनकी सबसे बड़ी, आपकी इनकी चारों फॉर्मूले में एक बात सिखाऊंगा तुम्हें, चारों फॉर्मूले की एक खासियत है, ई से भी आप बी बना सकते हो और बी से ई बना सकते हो। रेडी, चारों फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, नजर रखना पहला क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन देखिए, मैक्सवेल के अनुसार
परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, ये वर्ड पकड़िए, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र को पकड़िए, आप इस वर्ड को पकड़िए, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़िए, क्या बना सकता है? आंसर दीजिए। बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता हुआ क्या बना सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। जो मैंने कहानी सुनाई उसका लगा दो आंसर, कि हाँ सर गड़बड़ नहीं करेंगे इसके अंदर, सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल, कि हाँ सर ये तो मतलब याद हो गया, कांस्टेंट नहीं बना सकता। रेडी? हाँ बिल्कुल, काफी बच्चों के आंसर आगे, बाकी सारे बच्चे भी थे। हाँ ये क्लियर है, ई से बी, और आप इसके फॉर्मूले को जब भी ऑप्शन में एग्जाम में आ जाए तो आप इसकी इस कहानी से पकड़ लेंगे कि ई में बी दिखना चाहिए, बी में ई दिखना चाहिए। नहीं समझे? अभी ऑप्शन में कराता हूँ क्वेश्चन के साथ, इसका तो उड़ा दो। हाँ सबका आंसर सही है। सी 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 में क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, यानी परिवर्तित आपका चुंबकीय क्षेत्र ही जनरेट करेगा। रेडी मेरे से? ये इसका मतलब आइंस्टीन मैक्सवेल की एक इक्वेशन का ध्यान रखना, ई से बी और बी से ई बना सकते, बस कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। आ जाओ इक्वेशन की बात करते हैं, कितनी इक्वेशन थी? 4, और इन्होंने खुद का एक भी नहीं है, खुद का एक भी नहीं है, दूसरे का नियम है सारा का सारा। किसी देखो स्टेटमेंट किसी ने और ने बनाया, फॉर्मूला बनाने के लिए जाने जाते थे मैक्सवेल साहब। तो मैक्सवेल ने देखो किसका नियम बनाया, फॉर्मूला बनाया, पहले गाउस का नियम उठा लिया। तो गाउस का नियम तो इलेक्ट्रिक में भी है और मैग्नेटिक में भी है, तो पहले इलेक्ट्रिक वाला फिर मैग्नेटिक वाला, पहले विद्युत वाला फिर चुंबक वाला। तो ये फॉर्मूला गाउस वाला लिख दो, गाउस का नियम तो अपन पढ़ा है। तो क्या नियम था उनका, बताओ, याद रखना, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है? क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये फॉर्मूला याद है सबको? गाउस का नियम, गाउस लो, और ज्यादा कचरा मत करो, बस इतना ही। तो फिर उनके दिमाग में आया कि ई है तो फिर बी भी होता होगा, तो उन्होंने फिर दूसरा बी का बना दिया। तो ई और बी तो टक्करता है उनके दिमाग में, बी तो यही तो चल रहा, तो एक ई है, फिर देखो इसकी कॉपी बी डी ए, राइट, ये दूसरा हो गया। फिर ये तो पता है आपको, जीरो आता है, क्योंकि किसी भी चुंबक से, जो चुंबक का एन और एस अलग नहीं कर सकते, चुंबक का एन और एस अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, चुंबक जब भी किसी लूप में रखी जाती है एन और एस, तो बल रेखाएं कहां से होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन से ऐसी चली जाती है, तो लूप से बाहर ही नहीं आता, बाहर नहीं आता, तो फ्लक्स क्या होता है? जीरो। और आप एन को काट के अलग नहीं कर सकते, जैसे प्लस को कर सकते हैं अलग, प्लस माइनस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, राइट है? तो इसका मतलब ये तो मेरे हिसाब से सब शहरों को याद होगा इनका नियम गाउस का, तो ये तो जीरो होता है। तो ये मतलब कांस्टेंट जो ये बताया, इसका स्टेटमेंट तो गाउस ने दिया था, लेकिन फॉर्मूला किसने बनाया था? इन्होंने बनाया था। हाँ बिल्कुल, टाइप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वो मैं समझ गया। तो बताओ दोनों बात की क्लियर ये चीज है, तो दोनों डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप गौर करके देखना, एक फॉर्मूला ई का, एक फॉर्मूला पी का, नहीं उनके दिमाग में ई और बी था, तो इसका मतलब एक और नियम दिया था उन्होंने, तीसरा और चौथा। फेराडे को छोड़ो, पहले एम्पियर का पढ़ो, एम्पियर का नियम, वो अपन को पता नहीं है, अपनी मतलब इसका यूज अपने कम में है, इसका मतलब ये सेम है इसका, इधर ये अपने पास है एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का परिपथ नियम याद है क्या? एम्पियर सर्किल लो, परिपथ नियम बताओ क्या था, याद करो। एम्पियर नियम बायो सावर्ट वाले चैप्टर में, बी डॉट डी एल, ए मत लगाना, ए पहले वाले में था ए, इसमें डी एल। हाँ सर कुछ कुछ देखा हुआ आया सर, इसमें समेशन आई ऐसे लिखते हैं। अब इसमें विस्थापन धारा को दिखाया उन्होंने, इसकी कहानी थोड़ी लंबी चौड़ी है इस टॉपिक की, उस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल तो मैं उसमें उलझा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ दो करंट था, आईसी और आईडी, दोनों को काम में लिया इन्होंने, राइट, आईसी और आईडी को। तो थोड़ा और खोल के दिखाता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट तो पकड़ में नहीं आएगा। आईसी का फॉर्मूला तो छोड़ो, आईसी होता है। आईडी का फॉर्मूला अभी पढ़ा था आपने, डी फाई ई, ई छोटा सा लगाना, ई छोटा सा लगाना, ई छोटा सा ही लगाना, बड़ा मत लगा देना, बड़ा लगाओ तो फिर फाई को खोलना, ये इक्वेशन। और चाहो तो इसको और अंदर गुणा करो, तो अंदर गुणा कर लो इसको, ठीक है, ये अंदर गुणा हो जाएगा। तो बताओ ये इक्वेशन आ जाएगा। अब आप गौर करके देखो, गौर करके देखना, लड़ाई क्या थी इनके दिमाग में, क्या ई से बी, बी से ई, चेक करो क्या सही है क्या बात, मैं क्या बोला नजर रखना। तो तीसरा क्यों नहीं बताया, चौथा क्यों बताया, वो अपने नहीं है अभी, फिलहाल ये है। आप गौर से देखो, ई है ना, ई, तो उधर देखो बी है, बी से ई का और ई से बी तक का सफर तय किया था। तो ये वाला कॉपी सेम का सेम इधर आता है फेराडे नियम में, जो कि इसका फेराडे वाला नियम है। तो इधर देखो क्या है, बी डॉट डी एल, तो इधर क्या आता है, ई डॉट डी एल, इससे याद रखना इसको, बी डॉट डी एल, ई डॉट डी एल। हाँ सर ये लफड़ा है, इन दोनों में तो ए ए था,
तो अगले वाले में एल एल है तो एल एल। और फेराडे का नियम, फेराडे का नियम तो ये तो पता है क्या आएगा, एन लगाओ तो लगाओ, नहीं छोड़ो, डी फाइव बी अपॉन डी टी, ये तो पता है विद्युत वागबल का फॉर्मूला, याद करो, एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, पढ़ते हैं अपन फेराडे सेराडे, वो लगा दो, राइट है। अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहला तो पहला चेक करने का तरीका, ए ए, दूसरे वाले में दोनों में डीएल, दूसरा गलती हो जाए फिर भूल जाओ तो नजर रखना, बी है तो ई है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स ई है, और इधर बी है तो उधर ई है, यानी ई से बी और बी से ई का सफर तय किया था। ये बच्चा ध्यान नहीं रखता इस बात का, और वो एग्जामिनर ये की ये इक्वेशन देता है और यहां पर ई लिख देता है, मामला खत्म। फिर ई ई कैसे हो सकता है, मैक्सवेल की पहली ही शुरुआत यही कहती है कि आप ई से बी बना सकते हो और बी से ई बना सकते हो, वेरिएबल चाहिए, चेंज होता हुआ चाहिए, डी अपॉन डी टी लगा रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा है इन्होंने कहीं पे भी, बदलता हुआ होना चाहिए, बताओ पकड़ लोगे, तो ई के फॉर्मूले में बी दिखेगा, बी के फॉर्मूले में ई दिखेगा, ये दो स्टेटमेंट था, याद रहेगा। और एक पांचवा जो कि मैं आगे पढ़ोगे, लोरेंज साहब का नियम था, तो आप उठा सकते हो उनका, मैक्सवेल की फिफ्थ इक्वेशन भी है लोरेंज वाला, ये भी आपका पढ़ा हुआ होता है। लोरेंज फोर्स का नाम सुना है क्या, सुना है, एफ ई अपॉन में क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड दो होते हैं ना बेटा, कि हाँ सर, एक तो क्यू ई होता है, एक क्यू वी भी साइन थीटा, याद करो, वेक्टर में लिख दूं, ये लीजिए वेक्टर में लिख दिया, हाँ सर ये तो देखा हुआ है, एक विद्युत बल है, एक चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बल है, तो ये था लोरेंज बल, ठीक है, तो ये लोरेंज बल का याद रखना। चलो ये आपका, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, और ये खत्म आपका, रेडी मेरे सभी शेर, तो ये एक प्यारा सा टॉपिक है आप लोगों के लिए, बताओ क्लियर है चीज है, तो ई से बी और बी से ई तक का सफर है। हाँ आई सी बी हो सकता है ना, हाँ आई सी आई डी का, एच डी एल हो सकता है, वो म्यू काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल ज्ञान, बिल्कुल ठीक है बेटा वो वाला, यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगले तीन चार क्वेश्चन इसके, दो चार क्वेश्चन उसके, लगाओ देगा आंसर, पकड़ो इसका फटाफट आंसर दे दो, और ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म, और इसका यूज आपका बीच बीच में आता रहेगा, तो देखते जाना, इसका क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दो पहले, फटाफट दे दो, 5-10 क्वेश्चन है ये, फिर ये फ्री, बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेट बाई, प्राप्त होती है ई की वजह से कि बी की वजह से, संधारित्र की कैपेसिटर में पाई जाती है ये, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, आने का कारण या तो इसका डिस्कवरी आएगा, हर बच्चे का आंसर सही होना चाहिए, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, एक ही चीज कैपेसिटर में ही बनती है, हाँ फॉर्मूले दोनों बना सकते हैं वो अलग मैटर है बेटा इसका, राइट है, एक ही आंसर हो सकता है इसमें, दूसरा हो नहीं सकता, बी बी किसने दिया, करंट थॉमस किसने दिया, मैग्नेटिक फील्ड का तो मतलब ही नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक बना सकते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन विस्थापन धारा तो आने का कारण तो कैपेसिटर में होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबक का कोई लेना देना नहीं है, संधारित्र में चुंबक कहाँ पढ़ाता रहे अपने, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पढ़ाता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, केवल एक ही आंसर, केवल एक ही आंसर होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही कारण होगा, दूसरा कोई कारण, अभी तो दो कारण, और विद्युत क्षेत्र में चेंज होता है, याद रहेगा सभी चेयर, हाँ अब ठीक है, वो एक दो ने गड़बड़ किया था, सुधार लिया, नेक्स्ट, चार इक्वेशन बता दी, आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या पूछा इसने, नहीं पूछा है, आइडेंटिफाई करना कौन सा गलत है इसमें, कौन सा वाला गलत है, आइडेंटि और ये इसका क्वेश्चन छपा आएगा, आपको तो लिखना तो नहीं है, आइडेंटिफाई करना गलत कौन सा है, बताओ पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, देखते हैं आप उस बारीकी से पकड़ना इसमें गलती कहाँ है, पकड़ो देगा इसको, लगाओ फटाफट, खत्म करें इस क्लास को फिर, मजेदार टॉपिक था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक बार आप थोड़ा सा और रिवीजन मान लेना, वो यूज वाले तो बड़े मजेदार है, एक बार पढ़ लोगे तो मजा आएगा उसको याद करने में, देखते हैं कौन सा शेयर इसको पकड़ता है, लगा दो फटाफट, इसलिए कहते हैं कि पैसा वसूल काम है, आप ढंग से पकड़ना है, तो इसको इतना डेप्थ में पढ़ाते नहीं है, ऊपर ऊपर से कर देते हैं मामला, गलत पूछना है आपको, ई डॉट डी ए क्यू अपॉन ई, इसमें गलत कहाँ आ रहे, ये तो सही है एकदम, एम आर, ये तो परफेक्ट सही है, बी डॉट डी ए बराबर जीरो, ये भी परफेक्ट सही है, जीरो होता है, ई के सामने बी, ये सही है, लेकिन इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने सर, इसमें दो फॉर्मूले में डी आता है, दो फॉर्मूले में डीएल आता है, तो इसने मामला यहां फंसा दिया, डीएल डीएल, वो दो ए वाला तो सही है,
ये डीएल वाला म्यू नॉट एप्स, ये भी सही है। वो म्यू नॉट कॉमन ले लो, आईसी प्लस आईडी आ गया, ये तो ठीक है। ये गड़बड़ कर दिया, डीए तीनों में डीए डीए डीए, और यहाँ डीएल आता है, दो डीएल के दो डीए के, मतलब तीसरा आंसर है। पकड़ लिया, पहले गड़बड़ किया था। राइट है, हाँ। तो इतनी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। अब ये कौन पढ़ता है, कौन बताता है? कोई नहीं बताता, मामला गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। ये ऑप्शन गलत है, सी आंसर। हाँ, अब पकड़ लिया। अगर पकड़ लिया तो इसका आंसर दो। एक और क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़ा गंदा सा छोटा हो गया, लेकिन आप पकड़िए इसको। आपको ये कह रहा है इसमें मिलान करना है, ठीक है? आपको मिलान करना है, थोड़ा सा आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये किसका नियम है? बी डो डी एल आई सी आई डी, ये तो एम्पियर का नियम है। थोड़ा मिलाते हैं, एम्पियर एम्पियर कहाँ है इसमें? ये रहा। तो इस एक को यहां से मिला दो, ठीक है? ये वाला चार मतलब चौथा आएगा। पहले में चौथा एक में है, दूसरा गलत, यानी आप जिसमें है फोर्थ उसको टिक लगा दो। तो पहला तो सही हो सकता है, दूसरा गलत, तीसरा हो सकता है, दो तो गलत हो गए। फिर अब आ जाओ इसके अंदर, दूसरा क्या है? ई डो डी एल, ये तो फेराडे है। फेराडे साहब देखो, फेराडे वाला नियम। ये दूसरे का आ गया आपका, ये तीसरा, तो दूसरे में तीसरा आ जाएगा। तो बी में थर्ड किस में है? और थर्ड देख लो किस में, ये रहा। पहले में चौथा, फिर तीसरा है, मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका। राइट है, सी, मतलब सी। आप मिलान कर लेना बेटा इसमें, ठीक है? सी। अब मिला लो अपना और पूरा आगे बढ़ा देते हैं। ई डो डी ए क्यू अपन, ये तो गाउस लॉ है, गाउस का पहला नियम इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो विद्युतिकी में गाउस का नियम है, ये लीजिए आपका पहला। और फिर लास्ट वाला, ये कौन सा बच गया? ये चुंबक वाला बच गया। तो बताओ, चारों को अगर मिक्स करके दे दे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे अच्छे से? तो इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। रेडी? तो ये आप लोगों के लिए मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया, किस लेवल से वो दे सकता है उसको आपको नजर रखना है। एक दो क्वेश्चन और करवा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बूस्ट हो जाए। आ जाओ, एक दो क्वेश्चन, आ जाओ इसमें, इसका आंसर दो। वाईफाई, अब तो गलती नहीं करना है कोई भी बच्चा, ठीक है? 5-7 क्वेश्चन फ्री करो, फिर चैप्टर खत्म। और ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चनों को थोड़ा बोलते रहना। और मैं जब भी सोचिए इतने क्वेश्चन इसमें करवा दिया, और बाकी मैं प्रैक्टिस सेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग से और 50 क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, तो वहां और अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो वह नजर रखना। आ जाइए। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोगी नहीं, उपयोगी है? वाईफाई में कौन सी वेव आती है? वाईफाई मतलब कम्युनिकेशन का सब पार्ट है, और कम्युनिकेशन में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा कि हाँ सर इसका ओके है मामला। एक ही वेव काम आती है कम्युनिकेशन में, रेडियो वेव्स। और रेडियो ऑप्शन में नहीं है तो माइक्रो को ढूंढेंगे, छोटे भाई को। छोटा भाई तो है, बड़ा भाई है तो छोटे भाई को होते हुए भी नहीं देखते वो। रेडियो वेव्स, क्लियर? हाँ, गड़बड़ मत करना। एमआरआई में भी ये आती है, रडार सडार, एयरक्राफ्ट, जितने भी कम्युनिकेशन के साधन है सब में यही आती है। नेक्स्ट, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन में आंसर आना चाहिए फटाफट। टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी वेव काम आती है? आईआर, इंफ्रारेड, सूक्ष्म माइक्रो, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें तो इसका पार्ट है ही नहीं, ठीक है? तो वो तो हो ही नहीं सकती। तो बाकी तीन में से आंसर लगाओ फटाफट, फास्ट। एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये जो सातों तरंगे है उसमें आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि कौन सी आपकी विद्युत चुंबकीय, मतलब ये तरंग नहीं है, मतलब ये नहीं है। तो एक तो ध्यान रखना, आपकी ये जो क्या बोलते हैं कैथोड तरंगे होती है ना, कैथोड, वो इसका पार्ट नहीं है। अल्फा बीटा रे है, वो इसका पार्ट नहीं है। वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? तो वो क्वेश्चन में करवा देंगे इसको। लगा दो आंसर, रेडी? हाँ। तो माइक्रोवेव, आप रेडियो ढूंढ रहे, रेडियो ऑप्शन में नहीं है ज्ञान, तो नहीं है। तो फिर आप, मैंने बताया था छोटे भाई का ध्यान रखना है, माइक्रो का। दूसरा ये यही आती है इसके अंदर। कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती? वैक्यूम में कौन नहीं चल सकती? वैक्यूम में तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल सकती है, एक वेव वैक्यूम में नहीं चलेगी। बताओ कौन सा वाला? फटाफट आंसर दे दो इसका, खत्म फिर आपका ये चैप्टर। आंसर आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। सर एक्स रेडियो वेव है, चलेगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चलेगी। पराबैंगनी वो भी है, अल्ट्रा एक अपसर्वे, इंफ्रासोनिक, बी सर्सिफिक साउंड है ये तो साउंड वेव है, ये तो साउंड वेव है। और साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए, वो वैक्यूम में नहीं चल सकता। और ध्वनि तरंग का नाम, ध्वनि के तो तीन पार्ट है ना, असर्वे, सर्वे और परासर्वे, इंफ्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है? तो वो ऑडियोबल वो वाली चीज है। तो ये सब इसी के पार्ट है, तो वो इसमें से ये आंसर होगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे संचरित नहीं करती। बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट प्रोपेगेट, यानी डू नॉट ट्रांसफर, ठीक है? क्या नहीं ले जा सकती? तो ये बात तो अपने पास क्लियर है, क्या नहीं ले जा सकती सर? एक चीज नहीं ले जा सकती, अगर वो होगा तो अपनी मोबाइल की बैटरी भी चार्ज कर लेंगे फ्यूचर में। भाई तू आधे रास्ते में कहेगा ले भाई तू तेरी मोबाइल की 20% मेरे को दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो एकमात्र चीज जो आपको कल मैंने अच्छे से समझा दी थी, तो वो कोई बच्चा शेयर गलत नहीं करेगा, डायरेक्ट विकिरण और एक की पार्ट है बेटा ज्ञान, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है? तरंग लगा ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो कई जगह उसको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए उससे कंफ्यूज मत होना,
ठीक है, तो क्या लगाओगे, एक ही आंसर है, हाँ बिल्कुल, इसका तो सभी शेयर आंसर देंगे, मुझे पता है। कौन सी तरंगे ग्रीन हाउस के लिए, अब गड़बड़ मत करना, फास्ट आंसर दीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी वाली है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी उपयोगी है, ग्रीन हाउस, गर्माहट, रोगी की शिकाई, राइट ना। मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ पकड़ लो, देंगे कौन कौन सा है, मैं इसका आंसर नहीं बोलूंगा, बाकी बाकी बोल रहा हूँ। फोग लैम्प में काम आती है, रोडी जो मसल पेन होता है उसको दूर करने में काम आती है, नाइट में फोटोग्राफी में काम आती है, ठीक है, उसमें इसको काम में लिया जाता है, क्यूआर को स्कैन करने में काम आती है, ठीक है, इसका काम में लेते हैं ये, राइट है, तो ये बताओ ये कौन सी वाली ये वेव है। हाँ अब तो पकड़ लेंगे, ये पहले वाला गड़बड़ कर रहा है कि एक इसका, अच्छा बी, बी में क्या, हाँ इंफ्रारेड अवरक्त आएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, निम्न में से मानव शरीर में कोई क्वेश्चन पकड़ लो, देगा आंसर, मानव शरीर से कौन सी आती है, ह्यूमन बॉडी से जो क्या कौन सी वेव जनरेट हो सकती है, तो जाहिर सी बात है वो गर्म होता है, इंसान का शरीर अच्छा खासा 37 से 38 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, तो वो उतना टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो गर्म ऑब्जेक्ट है, वार्म ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक ही वेव है, उसका आंसर आप अभी बता सकते हैं, दर से किसने बताया रे, बी। अच्छा पहले वाले का बता रहा, मतलब बी अपने से बॉडी आता है रात के अंधेरे में, फिर खड़ा करते हैं इसको, ब्लैक डायमंड को, क्रिस्टल को खड़ा कर देते हैं अपन तो कौन सा वाला आएगा, बी की शक्ल बदलो, अच्छा बी पहले वाले का बता रहे हो आप, ओके ओके ओके, इंफ्रारेड अवरक्त, राइट है, तो आपका ये खत्म, चलो फ्री, खत्म। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको अच्छे से पकड़ में आ गया होगा, और कल की जो क्लास रहेगी वो एक और मजेदार रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो पार्ट खत्म है, और इसमें एक चीज दिमाग में रखिएगा सभी शेर, कि इसमें एक चीज मैं आपको इनरोल करूंगा, जैसे अगला चैप्टर है उसमें लॉजिक गेट पढ़ेंगे अपन, फिर सेमीकंडक्टर को थोड़ा बीच में लेंगे अपन, ठीक है, सेमीकंडक्टर को थोड़ा बीच में लेंगे अपन, तो पहले उसका एक पार्ट है ताकि अब वो चैप्टर बड़ा नहीं हो जाए, उसको बीच में देख लेंगे अपन। तो अगला जो टॉपिक रहेगा अपना लॉजिक गेट रहेगा, क्योंकि आप लोगों को मिक्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा ना, तो उसमें लॉजिक गेट का इक्वेशन जरूर आता रहेगा, तो फिर वो दिक्कत करेगा, तो अपन लॉजिक गेट आप लोगों के लिए रहेगा। तो अगली क्लास रहेगी, एक ही क्लास में लॉजिक गेट खत्म करेंगे, थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन वन क्लास में कंप्लीट कर देंगे लॉजिक गेट को। तो अगली क्लास लॉजिक गेट, फिर एक बार 12th क्लास के सेशन को रोकेंगे, फिर 11th क्लास के सेशन की ओर बढ़ेंगे, राइट है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स आपका मोटा मोटा खत्म हो जाएगा, फिर सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है वो अलग से करेंगे अपन, ठीक है। तो कल मिलते हैं नई जोश नई एनर्जी के साथ, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पूरा रिवीजन कर लेना, और एप्लीकेशन अंगुली पे याद रखना, लेमडा अंगुली पे याद रखना, लेमडा सबसे ज्यादा रेडियो का सबसे कम गामा का, एक याद रख लो, फ्रीक्वेंसी एनर्जी को उल्टा कर दो, क्लियर। कोई मिक्स करके क्वेश्चन दे दे तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और सारे शेर इस बात का भी ध्यान रखना कि जो पहला पहला मैंने पेज पढ़ाया था उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, ये चीज लिख लेना, क्या, कौन कौन सी, आपका एक तो कैथोड तरंग का ध्यान रखना, कैथोड तरंग, ठीक है, एक आपका अल्फा, अल्फा रे बोल दो, चाहे तरंग किरण बोल दो, या बीटा रे, ठीक है ये, या इलेक्ट्रॉन तरंग, या डी वोगली तरंग, तरंग थोड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, थोड़ा ऊपर साइड में कहीं लिख लेना बेटा इसको, क्या गया ये, समझ आओगे। तो एक क्वेश्चन दे देगा, ये चार ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, एमआर, हाँ क्या कह रहा है अपने बारे में बताएं, बाद में अपन बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आज अपनी क्लास लंबी हो गई, रोकते हैं, नई एनर्जी नई जोश के साथ कल मिलते हैं, तब तक आप इसका रिवीजन जरूर करते रहना और साथ साथ करते रहना, और मंडे को अपन मिलते हैं प्रैक्टिस क्लास के साथ भी, ठीक है, और कल इसकी क्लास है, पहले कल भूल मत जाइए।